तो चलो बेटा आ जाओ बायोलॉजी के सेकंड पार्ट में सेक्शन ए में जो पहला क्वेश्चन है वो देखो। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रॉपरली पेयर्ड। प्रॉपरली पेयर कौन सा नहीं है? तो चलो देखो, पहला ऑप्शन इसमें बोल रहा है कि सर्टोली सेल फॉलिकल सेल, दूसरा ऑप्शन वास डिफरेंस ओविडक्ट, तीसरा ऑप्शन स्क्रोटम लेबिया मेजोरा, और चौथा ऑप्शन क्या है? सेमिनिफेरस टिब्यूल और सर्विक्स टिब्यूल। तो वहां पे खाली सेमिनिफेरस लिख दिया है, वहां पे टिब्यूल समझ लो उसको। तो सर्टोली सेल और फॉलिकल सेल, ये दोनों में क्या क्या कॉमन चीजें हैं? देखो भाई, सर्टोली सेल और फॉलिकल सेल, सर्टोली सेल हमारे टेस्टिस में पाए जा रहे हैं, सेमिनिफेरस टिब्यूल के अंदर है कि बाहर है? यस, अंदर है। और फॉलिकल सेल, ये ओवरी के सेल हो गए। तो फॉलिकल सेल में ग्रैनुलोसा सेल्स हैं, फॉलिकुलर सेल्स में ग्रैनुलोसा सेल्स हैं, और सर्टोली सेल जो हो गए, ये दोनों लोग क्या करते हैं? इनहिबिन नाम, तो एक हार्मोन है इनहिबिन, इस पे क्वेश्चन आ चुका है नीट 2016 में। ये इनहिबिन नाम का हार्मोन, अब वैसे तो मोस्ट ऑफ द हार्मोन सिक्रेटेड फ्रॉम टेस्टिस एंड ओवरी आर स्टेरॉइडल इन नेचर, लेकिन ये एक ऐसा हार्मोन है, कुछ हार्मोन इसके जैसे और हैं, तो ये एक जो ऐसा हार्मोन है जो कि पेप्टाइड हार्मोन है, प्रोटीनेशियस हार्मोन है, ठीक है? प्रोटीन इसका केमिकल नेचर है। तो ये भाई टेस्टिस से भी सिक्रीट हो रहा है और ओवरी से भी सिक्रीट हो रहा है। तो टेस्टिस में कहां से सिक्रीट हो रहा है? सर्टोली सेल से। और ओवरी में कहां से सिक्रीट हो रहा है? ग्रैनुलोसा सेल से, ठीक है? और एक आध जगह से आता है, पर अभी उसमें बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हमारे एनसीईआरटी में बिल्कुल मेंशन्ड कहीं नहीं है। 2016 में आया था, इसलिए बता रहा हूँ नीट में। ओके, तो ये इनहिबिन हार्मोन ये दोनों जगह से आ रहा है, ठीक है? तो इसलिए इसको हम लोग पेयर मान सकते हैं। देन उसके बाद दूसरा जो है वास डिफरेंस और ओविडक्ट। तो वास डिफरेंस जो है वो मेल का एक्सेसरी डक्ट हो गया, और जो ओविडक्ट है वो फीमेल का एक्सेसरी डक्ट हो गया। ओविडक्ट किसे बोलते हैं? फैलोपियन ट्यूब को, ठीक है बेटा? देन इसके बाद जो है स्क्रोटम और लेबिया मेजोरा, ये कैसे पेयर्ड है? तो स्क्रोटम तो है भाई मेल में, और लेबिया मेजोरा कहाँ है? ये है फीमेल में। तो स्क्रोटम और लेबिया मेजोरा जो है, ये दोनों को, इन दोनों में क्या सिमिलैरिटी क्या है? कॉमन बात क्या है? तो कॉमन बात ये है कि ये दोनों को कहा जाता है कि ये दोनों है होमोलॉगस स्ट्रक्चर। होमोलॉगस स्ट्रक्चर है ये, होमोलॉगस ऑर्गन बोल सकते हो। तो होमोलॉगस स्ट्रक्चर है ये लेबिया मेजोरा और स्क्रोटम, ठीक है बेटा? होमोलॉगस का मतलब क्या है यहाँ पे? तो होमोलॉगस का मतलब है सेम ओरिजिन बट फंक्शंस में डिफर। जब भी कभी दो स्ट्रक्चर का, दो ऑर्गन का ओरिजिन सेम हो और फंक्शन डिफरेंट हो जाता है, तो फिर उन्हें होमोलॉगस कहा जाता है। होमो यानी सेम, लॉगस यानी लोगो यानी लोकाई यानी लोकस यानी ओरिजिन, ठीक है? तो सेम ओरिजिन, ठीक है? तो ये होमोलॉगस स्ट्रक्चर, होमोलॉगस ऑर्गन का डेफिनेशन होता है। तो ये दोनों होमोलॉगस हैं, तो ये प्रॉपर्ली पेयर माना जा सकता है। देन इसके बाद जो चौथा है वो कह रहा है सेमिनिफेरस टिब्यूल सर्विक्स टिब्यूल। तो सेमिनिफेरस टिब्यूल क्या है? ये टेस्टिस में पाई जा रही है, और इसका काम है स्पर्म का फॉर्मेशन करना। इसके अंदर जो सेल हैं, स्पर्मेटोगोनिया, इमैच्योर जर्म सेल, मेल जर्म सेल, और उसके बाद जब वो मैच्योर हो रहा है तो क्या बना रहा है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, और उसके बाद स्पर्मेटोजेनेसिस हो रही है, तब जाके स्पर्मेटोजोआ बन रहा है, लास्ट में पूरा प्रोसेस हो रहा है, ठीक है? तो सेमिनिफेरस टिब्यूल स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन कर रहा है, और सर्विक्स टिब्यूल ये किसी गैमेट के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है? सर्विक्स टिब्यूल एक्चुअल में वर्ड, बेटर वर्ड है सर्विक्स, ठीक है? तो सर्विक्स का क्या मतलब है यहाँ पे? कि सर्विक्स जो है वो यूट्रस का लोअर पार्ट है, नैरो लोअर पार्ट। तो वो बर्थ कैनाल की तरह काम करता है, अलॉन्ग विद वजाइना। सर्विक्स अलॉन्ग विद वजाइना, सर्विक्स अलॉन्ग विद वजाइना, क्या बोलते हैं इसको? बर्थ कैनाल, ठीक है? तो ये बर्थ कैनाल हो गया। तो दोनों का कोई ऐसा कोई खास रिलेशन नहीं है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ। आंसर इसका हो जाएगा चौथा, ठीक है बेटा? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द गिवन डायग्राम केयरफुली एंड स्टेट विच ऑफ देम आर करेक्ट।
तो यहाँ पे जो है वो डायग्राम दिया हुआ है, एनसीईआरटी का ही डायग्राम है। देखो मैं बोलता हूँ एनसीईआरटी के डायग्राम सारे जो है वो रटे होने चाहिए, कहाँ क्या है, लेबलिंग क्या है और किसका क्या मतलब है पता होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछे जाने के बहुत चांसेस है, डायग्राम बेस्ड है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो बेटा यहाँ पे ए बी सी डी 4 स्ट्रक्चर दिखाए गए हैं। तो ए जो है वो दिखाया जा रहा है, क्या है वो पहले तो आइडेंटिफाई कर लो। ए क्या है? ए जो है वो आके वास डिफरेंस ऊपर जो यूरिनरी ब्लैडर पे आके लूप करती है, तो वो लूप कर रही है, ठीक है। देन उसके बाद बी क्या है? तो बी देखो क्या है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। डायग्राम अपनी एनसीईआरटी लेके बैठो, ठीक है। हाँ, तो ये बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। देन उसके बाद सी और डी। डी तो दिख रहा है तुम्हें साफ साफ, टेस्टिस। सी क्या है? वो टेस्टिस की पोस्टीरियर सरफेस पे क्या होता है? एपिडिडाइमिस, है ना। तो टेस्टिस की पोस्टीरियर सरफेस पे जो एपिडिडाइमिस होता है उसको सी को दिखाया जा रहा है, समझ गए ना। अब चलो देखते हैं, 4 स्टेटमेंट दिए हैं। पहला स्टेटमेंट दिया है कि ए कैरीज यूरिन एंड सी स्टोर्स स्पर्म। तो भाई ए कैरीज यूरिन, ए यानी वास डिफरेंस। तो वास डिफरेंस में क्या यूरिन चलती है? किसके चलती है भाई? किसी के नहीं चलती, है ना। देन सी स्टोर स्पर्म, तो भाई सी एपिडिडाइमिस है और एपिडिडाइमिस एक्सेसरी डक्ट है। हमारी एनसीईआरटी की लाइन याद करो, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम 3rd पैराग्राफ, ठीक है। वहां पे क्या दिया हुआ है? यही बताया जा रहा है कि जो एक्सेसरी डक्ट हैं, ये डक्ट जो होते हैं ये स्टोर करते हैं स्पर्म्स को, ट्रांसपोर्ट भी करते हैं, ठीक है। ये बोला जा रहा है वहां पे, स्पेसिफिकली कहा गया है। और उसमें एपिडिडाइमिस जो है उसका मेजर रोल है स्टोर करने में, ठीक है। मैच्योर करने में भी एपिडिडाइमिस का मेजर रोल आता है, मैच्योरेशन में भी हेल्प कर रही है एपिडिडाइमिस। तो यस, पहला स्टेटमेंट में ये दूसरी बात तो सही है कि सी स्टोर्स स्पर्म्स, लेकिन पहली वाली बात गलत है, ए कैरीज यूरिन, ठीक है। देन दूसरा क्या है? दूसरा स्टेटमेंट है कि बी सिक्रीट्स अ फ्लूइड दैट हेल्प्स इन लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस। तो भाई बी है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का जो सिक्रीशन होता है हमारी एनसीईआरटी में जो है वो बताया गया है साफ साफ अलग से कि बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का फंक्शन है लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस, ठीक है। तो वो वाली बात सही है, सेकेंड वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। थर्ड वाला स्टेटमेंट देखो, डी प्रोड्यूसेस टेस्टोस्टेरोन बट नॉट द स्पर्म। नाउ डी है टेस्टिस, वो कह रहा है कि टेस्टिस टेस्टोस्टेरोन तो प्रोड्यूस करता है लेकिन स्पर्म नहीं प्रोड्यूस करता, तब कौन स्पर्म प्रोड्यूस करता है? हाँ, तो ये तो स्टेटमेंट गलत हो गया। नाउ चौथा स्टेटमेंट कह रहा है कि सी स्टोर्स स्पर्म्स, तो जो सी है वो स्पर्म को स्टोर करता है। ये वाली बात पहले हम लोग देख चुके हैं, सही है, यानी एपिडिडाइमिस स्टोर्स द स्पर्म। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कौन कौन सा सही दिख रहा है? सेकंड वाला स्टेटमेंट सही दिख रहा है, फोर्थ वाला स्टेटमेंट सही दिख रहा है, यानी इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। आंसर क्या हो गया? थर्ड, ठीक है बेटा। ना उसके बाद अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन sperms come in contact with which layer to block the entry of additional sperm, ठीक है। तो ये 4 ऑप्शन दिए हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि फर्टिलाइजेशन जो है, जब फर्टिलाइजेशन होता है तो स्पर्म जो है वो ओवम के कौन सी कवरिंग, कौन सी लेयर के कांटेक्ट में आते हैं, ठीक है। तो जिसके बाद कांटेक्ट में आने के बाद वहां पे फर्दर स्पर्म की एंट्री ब्लॉक हो जाती है। तो फर्दर स्पर्म की एंट्री ब्लॉक हो जाती है तो उसके लिए जोना पेलुसिडा जो होती है, तो जोना पेलुसिडा के कांटेक्ट में जब ये आ रहा है तब जोना पेलुसिडा में कुछ केमिकल, बायोकेमिकल चेंजेस इंड्यूस हो रहे हैं, जिसकी वजह से जो है फिर वो फर्दर स्पर्म को रिसीव नहीं कर सकती। ये पढ़ा है तुम लोगों ने, ठीक है बेटा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 3 का हो जाएगा 1, ठीक है। इसका आंसर हो गया 1। ना इसके बाद चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, सर्टोली सेल्स आर नरिशिंग सेल्स इन द टेस्टिस, दे आल्सो सिक्रीट अ हार्मोन, आइडेंटिफाई द नेम। अभी पहले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने डिस्कस किया, इनहिबिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? इनहिबिन। अब भाई बाकी कौन सा कहां से आ रहा है देख लो, गोनाडोट्रोफिन। गोनाडोट्रोफिन कहां से आते हैं? एंटीरियर पिट्यूटरी से, यस। तो एंटीरियर पिट्यूटरी से गोनाडोट्रोफिन आ रहे हैं, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ विच हार्मोन? किस हार्मोन के इन्फ्लुएंस में गोनाडोट्रोफिन आते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी से? गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। वो कहां से आ रहा है? हाइपोथैलेमस से, ठीक है बेटा। तो ये गोनाडोट्रोफिन
समझ गए तुम। दूसरा देखो टेस्टोस्टेरोन, तो टेस्टोस्टेरोन तुमने देखा है भाई, टेस्टिस से आ रहा है, जो लेडी सेल है, जो इंटरस्टिशियल सेल है, वहां से आ रहा है टेस्टोस्टेरोन। देन उसके बाद जो है वो तीसरा ऑप्शन जो दिया है रिलैक्सिन, तो भाई रिलैक्सिन ओवरी से आता है, ओवरी से सिक्रीट होता है ना रिलैक्सिन। और रिलैक्सिन कहां से आता है? ओवरी में कहां से आता है? ओवरी से तो आता है रिलैक्सिन, लेकिन ओवरी में कहां से आता है? इसको पढ़ा, ये आ चुका है एक एग्जाम में कि ओवरी में कहां से रिलैक्सिन आ रहा है। तो ओवरी में जो कॉर्पस ल्यूटियम है, कॉर्पस ल्यूटियम जो है वहां से रिलैक्सिन सिक्रीट होता है। प्रोजेस्टेरॉन भी आता है कॉर्पस ल्यूटियम से, यस, प्रोजेस्टेरॉन तो है ही। द मेजर हार्मोन सिक्रीटेड बाय कॉर्पस ल्यूटियम इज द प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन which maintains the pregnancy. But in addition to progesterone hormone, relaxin hormone is also secreted by corpus luteum during the early stage of pregnancy. ठीक है, प्रेगनेंसी के अर्ली स्टेजेस में सिक्रीट होता है। खैर उतना डिटेल में नहीं जाना है, छोड़ो। हमारा नीट यूजी का प्रिपरेशन कर रहे हो, नीट पीजी का प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो, ठीक है। चलो ओके, देन नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम? क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 5 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम? पहला ऑप्शन दिया है यूट्रस, दूसरा है ओवरी, तीसरा है समाइनल वेसिकल, चौथा है क्लाइटोरिस। तो बताओ भाई जल्दी से क्या आंसर है? समाइनल वेसिकल। ये समाइनल वेसिकल जो है वो फीमेल का पार्ट नहीं है, मेल का पार्ट है। अच्छा एक मिनट, तो फिर अभी एक समाइनल वेसिकल वहां पे आ रहा था कॉकरोच में, तो कॉकरोच में समाइनल वेसिकल, वहां पे हम लोगों ने पढ़ा है कि समाइनल वेसिकल जो है वो स्पर्म को स्टोर करने का काम करता है। देखो एक पिछला एडिशन जो है एनसीईआरटी का, उसमें कॉकरोच दिया हुआ है। अभी जो जस्ट अभी वाली एनसीईआरटी है, जो एकदम लेटेस्ट एडिशन है, उसमें कॉकरोच हटा दिया है, बट उसके पिछले वाले एडिशन में कॉकरोच है और मैंने पढ़ाया है, ठीक है। तो अब क्या है ना कि उसको पढ़ लो, ऐसा नहीं है कि अभी लेटेस्ट वाले एडिशन में कॉकरोच हटा दिया है तो नहीं पढ़ोगे। भाई आर्थ्रोपोडा है कि नहीं है? आर्थ्रोपोडा तुम्हारे सिलेबस में है, ठीक है। तो इंसेक्ट्स भी लिखा है वहां पे, आर्थ्रोपोडा है तो इंसेक्ट्स है, और कॉकरोच का नाम एग्जाम्पल में जरूर दिया होगा वहां पे, ठीक है। तो पढ़ सकते हो इसको, लेकिन जो मेन पॉइंट्स है उसको पढ़ लो कॉकरोच का, ठीक है बेटा। तो ये समाइनल वेसिकल स्टोर्स द स्पर्म इन कॉकरोच, ठीक है, बट नॉट इन ह्यूमन। तो ह्यूमन में क्या कर रही है समाइनल वेसिकल? एक्सेसरी ग्लैंड का काम कर रही है। चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6, कवरिंग ऑफ एग फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। तो बताओ भाई क्या निमोनिक है? BPC। ये क्या है? इस तरीके से अंदर से बाहर, ये इनर मोस्ट है और ये आउटर मोस्ट है, ठीक है। तो जब भी कभी ओवम का जो कवरिंग पूछे, एग का कवरिंग पूछे ह्यूमन में, तो ये कुछ इस तरह तुम एक सीक्वेंस बना लो, निमोनिक बना लो। VPC पता ही है, C माने कोरोना रेडिएटा, V माने व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन और P माने पेलुसिडा। पेलुसिडा का पूरा नाम जोना पेलुसिडा, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन बोला है कि आउटसाइड टू इनसाइड। अब आउटसाइड टू इनसाइड बताना है, ओके। तो आउटसाइड टू इनसाइड, कवरिंग ऑफ एग फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, कौन सा ऑप्शन गया इसमें? तो ऑप्शन जा रहा है थर्ड वाला, ओके, कोरोना रेडिएटा, जोना पेलुसिडा और उसके बाद व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन, ठीक है। चलो बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7, द ह्यूमन एम्ब्रियो विद 8 to 16 ब्लास्टोमियर इज कॉल्ड। तो भाई क्या बोलते हैं, बताओ जल्दी, क्या आंसर होगा इसका? मोरुला। हाँ, मोरुला जो है वो 8 to 16 सेल के स्टेज को नाम दिया जाता है। तो 8 सेल का स्टेज है उसे भी मोरुला बोल सकते हो, 16 सेल का स्टेज है उसे भी मोरुला बोल सकते हो, ठीक है। देखो भाई एकदम एनसीईआरटी से चलना है, एक एनसीईआरटी की एक लाइन है ना, एकदम एनसीईआरटी पे स्टिक रहना है। उसको जो है समझ के फिर याद नहीं करोगे, याद करके फिर रट नहीं लोगे तो काम नहीं चलने वाला, ठीक है बेटा। ओके, देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखो, 7 हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 देखो, रिलेटिव साइजेस ऑफ egg cell, morula, blastula and gastrula cells are। अब देखो यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है वो हड़बड़ी में इसको गलत किए होंगे। हाँ, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से पढ़ो कि रिलेटिव साइजेस ऑफ एग सेल, मोरुला, ब्लास्टुला एंड गैस्ट्रुला सेल्स आर। तो ये पूछ रहा है ओवरऑल साइज नहीं पूछ रहा है, ये ओवरऑल साइज नहीं पूछ रहा है कि ओवरऑल साइज मोरुला का या ब्लास्टुला का या गैस्ट्रुला का क्या है रिलेटिव साइज। ये पूछ रहा है कि उनके अंदर जो सेल है उनका साइज क्या है। ठीक से पढ़ा करो,
ठीक से पढ़ा करो क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है, ठीक है। तो उसमें ये कहा गया है कि देखो रिलेटिव साइजेस ऑफ एग सेल, और उसके बाद लिखा है मोरुला, ब्लास्टुला एंड गैस्ट्रुला सेल्स आर। इसको और बेटर वे में ऐसे बोला जा सकता था क्वेश्चन को कि देखो भाई एग सेल, मोरुला, ब्लास्टुला एंड गैस्ट्रुलास ब्लास्टोमियर्स, ठीक है, तब शायद तुम्हारी बुद्धि में आता। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे चेक करना होता है कि बच्चा कितना कॉन्सेंट्रेट होके पढ़ाई करता है और कितना कॉन्सेंट्रेट होके पेपर सॉल्व करता है, ठीक है बेटा। तो फोकस यहाँ वहाँ भटकेगा तो क्वेश्चन गलत करोगे ही करोगे। यही सोच के एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पुटअप करेगा, नीट में भी ध्यान रहे। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चन जरूर होते हैं जहां ध्यान देना होता है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या है, मान लो अगर ओवरऑल साइज पूछेगा तो यस तुम सही हो, गलत नहीं हो, कि सबका साइज ऑलमोस्ट इक्वल रहेगा। क्यों? क्योंकि भाई वहां पे जो है क्लीवेज चल रहा है ना, पढ़ा है ना, तो क्लीवेज चल रहा है इसलिए ऑलमोस्ट इक्वल रहेगा साइज। लेकिन सेल्स का साइज क्या होता जाता है, छोटा 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 छोटा, छोटे से छोटा होता जाता है, ठीक है बेटा। तो सबसे बड़ा क्या रहेगा, जो सबसे पहले था, सबसे पहले क्या था, एग सेल, और सबसे लास्ट में फिर अब देख लो वहां पे गैस्ट्रुला सेल, ठीक है, तो वो स्मॉलेस्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, फोर्थ। यस, वेरी गुड। कितने लोगों ने किया है, चलो गुड, जितने लोगों ने किया। जिन्होंने गलत किया ध्यान रखो आगे से एग्जाम में क्या पूछा है, ठीक है बेटा, क्वेश्चन में क्या पूछा है उस पर ध्यान दो ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ भाई। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, तो मैचिंग, बहुत आसान, मैचिंग आ जाए तो समझो रखा हुआ है नंबर, है ना। बस एक, कई बार तो ऐसा होता है एक ही मैच किया और आंसर आ जाएगा, दूसरा कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन नहीं, देखा करो फिर भी, है ना। हो सकता है तुमने जो मैच किया है वो तुमने ठीक से पढ़ा नहीं, वैसे ही गलती कर दी तुमने, तो एक बार सारे देख लिया करो, लेकिन आंसर तो आ ही जाता है एक की मैचिंग करने से। तो चलो देखो भाई, लेफ्ट साइड इसमें क्या दिया है, FSH, LH, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, हॉर्मोन्स दिए हैं, और राइट साइड क्या दिया है, यहाँ पे फंक्शंस दिए हैं। तो हॉर्मोन्स के फंक्शंस के साथ मैच कराना है। तो बताओ भाई आंसर क्या होगा। चलो FSH देखते हैं जरा। FSH पहला, FSH का क्या फंक्शन है, चलो बताओ इसमें क्या करेगा FSH। FSH एंडोमेट्रियम को प्रिपेयर करेगा, या सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर बनाएगा, यूट्राइन वॉल का कॉन्ट्रैक्शन करेगा, कॉर्पस ल्यूटियम का डेवलपमेंट करेगा, या ग्राफियन फॉलिकल का मैचुरेशन में हेल्प करेगा। फॉलिकल्स के मैचुरेशन में ही हेल्प करता है FSH, है ना। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन नाम ही उसका इसीलिए दिया गया है। FSH को क्या बोलते हैं, FSH का फुल फॉर्म क्या है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है, फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करा रहा है, उनकी ग्रोथ करा रहा है। तो ग्रोथ करा रहा है तो क्या करा रहा होगा, प्राइमरी को सेकेंडरी, सेकेंडरी को टर्शरी, टर्शरी को ग्राफियन में बदल रहा है। तो ग्राफियन फॉलिकल जो है वो मैच्योर फॉलिकल बन जा रही है, ठीक बेटा। ओके, तो यानी ए का हो जाएगा 5, ठीक है। ओके चलो ये मैच करा लिए, कितने में है, 2 ऑप्शन में दिख रहा है, यानी सेकंड और फोर्थ में एक आंसर तो है। चलो बाकी देखते हैं। बी LH, तो LH का भाई पहला ऑप्शन दिया है, प्रिपेयर्स एंडोमेट्रियम। ओके, एंडोमेट्रियम को प्रिपेयर करता है, जरा देखते हैं। और बाकी फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक, यूट्राइन वॉल का कॉन्ट्रैक्शन, कॉर्पस ल्यूटियम का डेवलपमेंट, और इसके अलावा जो है ये हमारा हो गया मैचुरेशन ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। यस, वेरी गुड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो डायरेक्ट दिख रहा है उसको देखो। तो LH का जो डायरेक्ट काम है वो है कॉर्पस ल्यूटियम का डेवलपमेंट, ठीक है भाई। कहाँ आता है, कैसे आता है LH, चलो एक बार उसको रिवाइज करो। क्या होता है, हाइपोथैलेमस से क्या आता है, GnRH, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। अभी पहले भी बोला था, फिर से बता रहा हूं। जाके कहां पे एक्ट करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी पे। तब एंटीरियर पिट्यूटरी से क्या निकलते हैं, गोनाडोट्रोफिन्स। और जब गोनाडोट्रोफिन्स क्या निकलते हैं, गोनाडोट्रोफिन्स जो है वो 2 है, क्या नाम है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इसमें जो फिर हमारा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ये तो ग्रोइंग फॉलिकल्स का ग्रोथ कराएगा, फॉलिकल ग्रोथ, फॉलिक्यूलर ग्रोथ ऐसे बोलो, फॉलिक्यूलर ग्रोथ, ठीक है। और LH क्या कराएगा, तो LH जो है वो तो देखा है तुमने कि भाई ओव्यूलेशन को इंड्यूस कराता है। LH सर्ज जो होता है, LH का जब सर्ज हो जाता है तो उसकी वजह से फिर ग्राफियन फॉलिकल ओव्यूलेट करती है, वहां से जो है सेकेंडरी oocyte बाहर निकलता है, ठीक है। और उसके बाद LH जो है, LH क्या कर रहा है हमारा, कि जो सेल ग्राफियन फॉलिकल वाले जो ओवरी में रह गए हैं सेकेंडरी oocyte बाहर निकलने के बाद,
तो वो क्या करते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम बना देते हैं, ठीक है ना। तो कॉर्पस ल्यूटियम का डेवलपमेंट कराने में ये हेल्प कर रहा है, कॉर्पस ल्यूटियम पे ऐड कर रहा है LH, तो उसका डेवलपमेंट में हेल्प कर रहा है और कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन फिर वहां से आना शुरू हो रहा है, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से जो बी का फोर्थ ऑप्शन है वो सही दिख रहा है। कितने ऑप्शन में दिया है, तो भाई सेकंड वाले ऑप्शन में दिया है बी का फोर्थ, है ना। तो जरा देखें और किसी में दिया और किसी में नहीं दिया है। तो जरा सी का 1 देखो, तो प्रोजेस्टेरॉन प्रिपेयर्स एंडोमेट्रियम, और डी का 2 है एस्ट्रोजन डेवलप्स फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक। बिल्कुल सही है, ठीक है बेटा। तो यही सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। सी का 1 प्रोजेस्टेरॉन प्रिपेयर्स एंडोमेट्रियम, प्रिपेयर्स एंडोमेट्रियम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रिपेयर्स एंडोमेट्रियम? Meaning of prepares endometrium because it maintains the endometrium for what? For pregnancy, ठीक है। प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। और प्रेगनेंसी मेंटेन कैसे होती है? जब एंडोमेट्रियम मेंटेन रहेगी तो प्रेगनेंसी भी मेंटेन रहेगी, ठीक है बेटा। तो एंडोमेट्रियम को मेंटेन करने का काम ये प्रोजेस्टेरॉन का है, ठीक है बेटा। ना उसके बाद जो डी है एस्ट्रोजन, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो होते हैं वो एस्ट्रोजन की वजह से आते हैं। यस, इट इज अ चीफ फीमेल सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन, तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एंड यस, इसके अलावा इट ऑल्सो एक्ट्स ऑन व्हाट? एंडोमेट्रियम, एंड व्हाट इट डज? इट प्रोलिफरेट्स द एंडोमेट्रियल वॉल। प्रोलिफरेशन में हेल्प करता है एस्ट्रोजन, बट मेंटेनेंस में हेल्प करता है, प्रिपेयर करता है एंडोमेट्रियम को कौन? प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा कौन सा भाई? सेकेंड, ठीक है बेटा। तो 9th का हो गया सेकेंड। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 10th है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया? रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट बताना है भाई, कौन सा गलत है ये बताना है। चलो, तो पहला स्टेटमेंट दिया है आफ्टर ओव्यूलेशन कॉर्पस ल्यूटियम ओनली सिक्रीट्स प्रोजेस्टेरॉन, कि कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करता है ओव्यूलेशन के बाद। दूसरा कह रहा है जीआईपी इनहिबिट गैस्ट्रिक सिक्रीशन एंड मोटिलिटी। तो तीसरा फिर बोल रहा है कॉर्टिसोल इज आल्सो कंसीडर एज लाइफ सेविंग हार्मोन। चौथा कह रहा है ग्लूकागॉन स्टिमुलेट्स ग्लाइकोजेनोलिसिस इन द लीवर। तो जरा देखो भाई कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट दिख रहा है। तो इसमें जो पहला स्टेटमेंट है वही इनकरेक्ट दिख रहा है। क्यों? पहले स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है कि कॉर्पस ल्यूटियम सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन निकालता है, ऐसा नहीं है, प्रोजेस्टेरॉन नहीं निकाल रहा। फिर उसके बाद जो है अगर फर्टिलाइजेशन हुआ है और अगर प्रेगनेंसी हो रही है, उसके बाद फर्टिलाइजेशन होगा तो जरूरी नहीं, उसे प्रेगनेंसी नहीं बोलते, पता है ना। प्रेगनेंसी कब बोलते हैं? जब फर्टिलाइजेशन होने के बाद इम्प्लांटेशन होता है। तो अगर इम्प्लांटेशन हो गया है तब उसके बाद इसी कॉर्पस ल्यूटियम से जो है वो रिलैक्सिन आना भी शुरू हो जाता है। क्यों? ठीक है ना। तो यहां पे ओनली वर्ड लिख के जो है इसे थोड़ा इनकरेक्ट कर दिया है। बाकी तीन ना स्टेटमेंट जो है वो सही है। जीआईपी इनहिबिट गैस्ट्रिक सिक्रीशन एंड मोटिलिटी, देखो ये स्टेटमेंट जो दिया है, अब तो ये चैप्टर निकाल दिया गया है, लेकिन ये स्टेटमेंट पहले 11-12 में तुमने जरूर पढ़ा होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, ये गैस्ट्रिक सिक्रीशन मोटिलिटी को डिक्रीज करता है। कॉर्टिसोल, तो कॉर्टिसोल जो है ये इमरजेंसी की सिचुएशन में रिलीज होता है, तो लाइफ सेविंग हार्मोन है ये। यस, देन इसके बाद जो है ग्लूकागॉन स्टिमुलेट ग्लाइकोजेनोलिसिस इन द लीवर, ये भी बात ठीक है। लिवर में ग्लाइकोजन की लिसिस कराता है, ब्रेक डाउन कराता है। ग्लाइकोजन की जब लिसिस होती है तो क्या बनता है भाई? ग्लाइकोजन का जब लिसिस होगा तो क्या बनेगा? ब्रेक डाउन होगा, क्या बनेगा भाई? ग्लूकोज। यस, तो इसको कराने में कौन सा हार्मोन जो है वो काम कर रहा है? ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन हार्मोन जो है आएगा केमिकल कोऑर्डिनेशन एंडोक्राइन वाले चैप्टर में, वहां पे पढ़ा जाता है कि पेनक्रियास के अल्फा सेल से निकलने वाला सेक्रेट होने वाला हार्मोन क्या है? ग्लूकागॉन। और वो जो ग्लूकागॉन होता है वो करता क्या है? इस ग्लाइकोजेनोलिसिस को जो है वो करवा रहा है, इसको इनिशिएट करवा रहा है, इसको बढ़वा रहा है, ठीक है, जिससे ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन हो रहा है और ग्लूकोज बन रहा है ज्यादा। जो ग्लूकोज बनेगा तो कहां जाएगा? स्वेट में बाहर निकल जाएगा। अरे ब्लड में गया ना, तो ब्लड में गया, ब्लड के ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया। ग्लूकागॉन का यही तो फंक्शन है, याद करो 11th क्लास में पढ़ा होगा कि ग्लूकागॉन का फंक्शन क्या होता है? ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज कराना, ठीक है। तो ग्लाइकोजेनोलिसिस करके ग्लूकागॉन जो है ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है। खैर यहाँ पे चौथे स्टेटमेंट में खाली इतना लिखा है कि ग्लूकागॉन स्टिमुलेट्स द ग्लाइकोजेनोलिसिस इन द लिवर, तो ये वाली बात सही है। तो पहले वाला स्टेटमेंट क्या हो गया? रॉन्ग, इनकरेक्ट। देखो बेटा बहुत सारे लोग यहाँ पे क्या गलती करते हैं, ये इनकरेक्ट करेक्ट ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन में पढ़ेंगे लिखा है क्वेश्चन में इनकरेक्ट और कर देंगे करेक्ट वाला।
तो थोड़ा दिमाग थोड़ा खोल के बैठा करो बेटा, थोड़ा फोकस बना के रखो। घर पे कभी तुमने अगर लंबे समय तक पढ़ाई नहीं की है, माने कंटिन्यूअस सिटिंग अगर तुम्हारा नहीं है, लगातार बैठ के नहीं पढ़े हो, 1 घंटे पढ़े हो, उसके बाद एक नोटिफिकेशन चेक कर रहे हो फोन में, हाँ, या उठ के चले जा रहे हो कहीं चाय पीने या घूमने टहलने चले जा रहे हो, तो ये पढ़ाई ज्यादा प्रोडक्टिव होती नहीं है। असली पढ़ाई प्रोडक्टिव कौन सी होती है? जो लगातार बैठ के जब तुम पढ़ो, एक जगह टिक के पढ़ो, फोकस बनाओ। यस, मन भटकेगा यहाँ वहां, यहाँ भटकेगा इधर उधर, लेकिन उसको पकड़ के खींच के लाओ, ठीक है, और उसको पढ़ो, वापस से वहां फोकस बनाओ। जब लगातार ऐसे बैठ के पढ़ोगे ना, तब उस 3 घंटे 20 मिनट में तुम्हारा फोकस बनेगा, वरना ऐसे ही जाता रहेगा, करेक्ट का इनकरेक्ट कर दोगे, इनकरेक्ट का करेक्ट कर दोगे, ठीक है, तो ध्यान रहे भाई। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है चूज द इनकरेक्ट पेयर। देखो फिर ये इनकरेक्ट वाली बात, बड़े आते हैं इस तरह के क्वेश्चन बेटा नीट में। चूज द इनकरेक्ट पेयर विद रिस्पेक्ट टू होमोलोगस रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। वेरी गुड, पूरा होमोलोगस रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पे ही क्वेश्चन आ गया। तो चलो इसको एक्सप्लेन करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो भाई इसका पहला जो ऑप्शन दिया है लेबिया मेजोरा एंड स्क्रोटम, अभी पहले डिस्कस किया, पहला ही क्वेश्चन था। तो स्क्रोटम और लेबिया मेजोरा ये दोनों जो हैं होमोलोगस स्ट्रक्चर हैं, यस ऑब्वियसली। क्लाइटोरिस एंड पेनिस दे आर होमोलोगस, दे आर आल्सो होमोलोगस, ठीक है, ये भी दोनों होमोलोगस ही हैं। तो ये वाली बात भी हो गई। देन इसके बाद जो है तीसरा बार्थोलिन ग्लैंड एंड बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड। यस, व्हाट इज बार्थोलिन ग्लैंड? इट इज नॉट एक्सप्लेन्ड, इट इज नॉट डिस्कस्ड इन एनसीईआरटी बुक, बार्थोलिन ग्लैंड, ठीक है। तो ये क्या है? बल्बोइरेथ्रल तो डिस्कस किया गया है। क्या है बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड? मेल का एक्सेसरी ग्लैंड है। क्या करता है वो? सिक्रीशन दे रहा है, और उससे क्या हो रहा है कि पेनिस का लुब्रिकेशन हो रहा है, और लुब्रिकेशन हो रहा है तो ये करा रहा है बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड पेनिस का लुब्रिकेशन। लेकिन ये जो बार्थोलिन ग्लैंड है, ये बार्थोलिन ग्लैंड कहाँ है भाई? यस, एनसीईआरटी में नहीं है, बट ये एक बार पहले ऑल इंडिया पीएमटी में इसका नाम कभी आ चुका है, ठीक है, ऑल इंडिया पीएमटी हुआ करता था तब की बात है। तो ये ऑप्शन के फॉर्म में तुम्हें यहाँ मिल गया है, कोई बात नहीं, इसको जो है यहाँ से जान लो कि दे आर प्रेजेंट इन द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, इन वजाइना, और यू कैन से इन फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे पाया जाता है बार्थोलिन ग्लैंड। बार्थोलिन ग्लैंड और बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड, जो बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड का जो ओरिजिन है ना बेटा, जो होमोलोगोसिटी है, यानी सेम ओरिजिन वाली बात, वही बार्थोलिन ग्लैंड का भी है। इसके अलावा जो है वो फंक्शन भी सेम है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज आता है, पूरी तरीके से सेम नहीं है पर है, ओके। देन इसके बाद जो चौथा है लेबिया माइनोरा एंड पेनिस। तो लेबिया माइनोरा और पेनिस का जो है वो बहुत ज़्यादा हम लोग यहाँ पे होमोलोगस जैसा नहीं मानते, ठीक है बेटा। पेनिस को क्लाइटोरिस का ही होमोलोगस मानते हैं, लेबिया माइनोरा का होमोलोगस पेनिस नहीं माना जाता, ठीक है, ओके। ये क्वेश्चन नंबर 11 जो है, जहाँ से मैंने डिस्कस किया है, एक्सप्लेन किया है, इसको जो है एक बार दोबारा कर लेते हैं, कट कर दीजिएगा यहाँ से, ठीक है। इसको दोबारा एक बार एक्सप्लेन करता हूं मैं, ओके। अभी शुरू कर रहे हैं, अभी क्वेश्चन नंबर 11। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11, चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 11, चूज द इनकरेक्ट पेयर विद रिस्पेक्ट टू होमोलोगस रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, ठीक है। लेबिया मेजोरा स्क्रोटम दोनों होमोलोगस है, क्लाइटोरिस पेनिस होमोलोगस है, बार्थोलिन ग्लैंड बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड होमोलोगस है, चौथा लेबिया माइनोरा पेनिस होमोलोगस नहीं है, ठीक है बेटा। ये कैसा है? ये इसका कोई रिलेशन नहीं है, ऐसा होमोलोगस एनालोगस जैसा कोई रिलेशन ही नहीं है इसका। तो ये वाला आंसर हो जाएगा चौथा वाला। इनकरेक्ट बताना है ना बेटा, तो चौथा है, ठीक है। बाकी जो है वो करेक्ट दिखाई दे रहे हैं। नाउ इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाओ भाई। ओव्यूलेशन अकर्स, ओव्यूलेशन कब होता है? ओव्यूलेशन कब होता है भाई? मेंस्ट्रुअल साइकिल में कितने फेज होते हैं? तो एनसीईआरटी के हिसाब से एक एक लाइन के हिसाब से चले, डायग्राम के हिसाब से चले तो 3 फेज दिखाए गए हैं, लेकिन जब थ्योरी में पढ़ोगे तो तुम्हें पता चलेगा 4 फेज है। तो पहला फेज क्या है? पहला फेज वहां पे बताया जा रहा है मेंस्ट्रुअल फेज, ठीक है, मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज के बाद क्या बताया जा रहा है? प्रोलिफरेटिव फेज, प्रोलिफरेटिव फेज। प्रोलिफरेटिव फेज के एंड पे जाके ओव्यूलेटरी फेज आ रहा है, ओव्यूलेटरी फेज, और उसके बाद क्या आता है लास्ट में? सिक्रीटरी फेज, है ना। ये 4 फेज आते हैं, पहला मेंस्ट्रुअल फेज, प्रोलिफरेटिव फेज, ओव्यूलेटरी फेज और फिर सिक्रीटरी फेज,
ठीक है। इसमें प्रोलिफरेटिव फेज को और क्या बोलते हैं? फॉलिक्यूलर फेज। सेक्रेटरी फेज को और क्या बोलते हैं? ल्यूटियल फेज। पता है ना क्यों बोलते हैं? वेरी गुड। ओव्यूलेटरी फेज। ओव्यूलेटरी फेज क्यों बोलते हैं भाई इसको? क्योंकि यहाँ पे ओवम का निकलना हो रहा है, ठीक है बेटा, तो ओव्यूलेशन हो रहा है, तो इसलिए ओव्यूलेटरी फेज बोला जा रहा है। ओके, देन इसके बाद जो है तो क्वेश्चन यही पूछा है कि कब होता है ओव्यूलेशन, कब होता है? ओव्यूलेटरी फेज पे होता है। और ओव्यूलेटरी फेज किन दो फेज के बीच में आ रहा है? प्रोलिफरेटिव और सेक्रेटरी। कौन से ऑप्शन में दिया है भाई? चौथे ऑप्शन में। चौथे ऑप्शन में दिया है कि बिटवीन प्रोलिफरेटिव फेज एंड सेक्रेटरी फेज। ठीक है बेटा, चलो हो गया ये, बहुत बढ़िया। तो ये तो किसी ने गलत नहीं किया होगा मुझे लगता है, जहां तक ज्यादातर बच्चों ने सही किया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। ओके, फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन, वेरी गुड। ये क्वेश्चन जो है बड़ा बहुत ही फेमस है। ये खाली यूजी के बच्चों में ही फेमस नहीं है, ये पीजी तक के एग्जाम में आ जाता है। नीट पीजी के एग्जाम तक में ये क्वेश्चन आ चुका है, ये 2-3 बार आ चुका है ये क्वेश्चन कि ह्यूमन में फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है। मैंने कई बार बोला है याद करो याद करो याद करो, ये बहुत सिंपल है, इसके बहुत उसके डिटेल में नहीं जाना है। पीजी तक में यही सेम क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या आंसर है? यस बताओ, तो आंसर क्या हो गया इसका? यस, फर्स्ट एम्पुला ऑफ फेलोपियन ट्यूब। किसने ओवरी कर दिया है? ओके, चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 14। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट? अब बताना है इनकरेक्ट। फिर से देखो, करेक्ट इनकरेक्ट, यही तुम लोग गड़बड़ करते हो। करेक्ट का इनकरेक्ट, इनकरेक्ट का करेक्ट मार देते हो। तो चलो भाई इसको करो। क्वेश्चन नंबर 14, एक एक स्टेटमेंट पढ़ा करो। देखो भाई, गलत सही ये करने से बचने के लिए तुम कितना भी फोकस बनाओगे, थोड़ा फोकस जरूर यहाँ वहां भटकेगा, क्योंकि ह्यूमन हो, मिस्टेक तो होगी ही होगी। ठीक है, तो फोकस को ना भाई बनाए रखने के लिए प्रैक्टिस तो करो ही, लेकिन साथ ही साथ फोकस बिगड़ रहा है अगर, तो उससे बचने के लिए भी कुछ इंतजाम कर लो, है ना। तो ये जो जैसे क्वेश्चन है, तो यहाँ स्टेटमेंट दिया है, इस तरह के क्वेश्चन में जहां ट्रू फॉल्स करेक्ट इनकरेक्ट बताना हो ना, तो चुपचाप स्टेटमेंट पढ़ते हुए वहां लिख लिया करो ट्रू फॉल्स क्या है, और फिर से एक बार क्वेश्चन में जाया करो और देखा करो कि उसने पूछा क्या है, ट्रू पूछा है कि फॉल्स पूछा है। द एम्ब्रियो विद 8 to 16 ब्लास्टोमेर इज कॉल्ड मोरुला। करेक्ट इनकरेक्ट बताना है यहाँ पे, क्वेश्चन में बोला इनकरेक्ट। तो भाई देखो क्या होता है कि जब करेक्ट इनकरेक्ट वाले क्वेश्चन करने हो तो इनकरेक्ट का करेक्ट ना हो जाए, करेक्ट का इनकरेक्ट ना हो जाए, इससे बचने के लिए एक इंतजाम ये कर लो कि जो भी स्टेटमेंट पढ़ो, पढ़ते ही वहां पे लिख लो कि वो ट्रू है या फॉल्स है, टी और एफ लिख लो। और जब सारे स्टेटमेंट पढ़ के इस तरह कर लो, तब जाके एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ो और उसमें देखो कि ट्रू पूछा है कि फॉल्स पूछा है, करेक्ट पूछा है कि इनकरेक्ट पूछा है, और उसके बाद फिर आंसर भरा करो। ठीक है, हड़बड़ी किस चीज की है? समय बहुत है तुम्हारे पास, 3 घंटे 20 मिनट का टाइम दिया जा रहा है। पहले इतना टाइम नहीं होता था बेटा, ऑल इंडिया मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में इतना टाइम नहीं दिया जाता, तो टाइम है तुम्हारे पास, हड़बड़ी मत करो। पहले करके तुम्हें तो गुलाब जामुन नहीं मिल जाएगा खाने को। एम्ब्रियो विद 8 to 16 ब्लास्टोमियर इज कॉल्ड मोरुला। तो ये बिल्कुल सही है, 8 to 16 वाले को मोरुला बोलते हैं। ठीक है, देन इसके बाद जो है सेकंड जो स्टेटमेंट दिया है इसको देखो, प्लेसेंटा एक्ट एज अ टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड विच सिक्रीट एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। तो बिल्कुल सही बात है, प्लेसेंटा एक टेम्पररी स्ट्रक्चर बना हुआ है जो खाली प्रेगनेंसी के टाइम पे काम करेगा, उसके बाद थोड़ा ना काम करेगा। बच्चा बाहर निकला, प्लेसेंटा भी बाहर निकला, ठीक है, तो टेम्पररी है। ठीक है बेटा, बिल्कुल सही बात है। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन निकालता है, इसके अलावा ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन HCG, और क्या निकालता है? HPL। क्यों? ये भी तो आता है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन ये तो आ ही रहा है, और भी कुछ हार्मोन्स आते हैं, सारे हमें नहीं पढ़ने हैं, प्लेसेंटा से आने वाले। ठीक है, तो ये 4 अगर तुम्हें पता है तो बहुत है, काफी है। तो यस, ये सेकंड स्टेटमेंट भी ट्रू है। थर्ड स्टेटमेंट दिया है, अपीयरेंसेस ऑफ हेयर्स ऑन द हेड आर यूजुअली ऑब्जर्व ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर। तो जरा बताओ, फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी पहले 3 मंथ, तो पहले 3 मंथ पे क्या सर पे बाल आ जाते हैं क्या? सर पे बाल कब आते हैं? अरे भाई याद करो, 1 2 5 6, 1 2 का 4 नहीं, 1 2 5 6, और 1 2 5 6 क्या है? तो हमारे जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो है, जेस्टेशन, तो ये जो जेस्टेशन है हमारी एनसीईआरटी में बताया है कि 1 मंथ पे क्या बनता है, 2 मंथ पे क्या बनता है, 5 मंथ पे क्या बनता है, 6 मंथ पे क्या बनता है। ठीक है, तो ये बताया गया है। तो वहां पे तुमने देखा है, ये सब मैंने बोला था अलग अलग करके इसको नोट कर लो भाई, है ना, ऐसे करके याद कर लो। तो 5th मंथ जो है, 5th मंथ पे बनता है, यहाँ पे हेड पे हेयर्स आते हैं, तो हेयर्स आते हैं हेड पे, हेड हेयर्स, हेयर्स ऑन हेड। और 6 मंथ पे आते हैं बॉडी हेयर्स। तो पहले सर पे बाल आए कि पहले बॉडी पे बाल आए? पहले सर पे आए, बाद में आ रहे बॉडी पे।
ठीक है, सर पे पहले आए, बॉडी पे बाद में आए, तो 5th मंथ पे आया, तो ये तो स्टेटमेंट गलत दिख रहा है ना भाई। कह रहा है कि ऑब्जर्व यूजुअली ऑब्जर्व ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहाँ है, सेकंड ट्राइमेस्टर चल रहा है ना भाई। 5वां मंथ मतलब सेकंड ट्राइमेस्टर, क्या पहले 3 महीने फर्स्ट ट्राइमेस्टर, अगले 3 महीने सेकंड ट्राइमेस्टर, उसके अगले 3 महीने थर्ड ट्राइमेस्टर। वेरी गुड, तो ये स्टेटमेंट तो गलत दिख रहा है। चलो चौथा भी पढ़ लेते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल सीजेस अराउंड 50 इयर्स ऑफ एज, दैट इज कॉल्ड मेनोपॉज। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक। मैंने बोला था तुम एक रेंज याद कर लो, 45 से 50 साल, 45 to 50 years, this is the range of age at which a female stops menstruating. menstrual cycle जो है वो रुक जाती है, तो उसे क्या बोलते हैं, मेनोपॉज। बात समझ आ रही है, मेनोपॉज। और जब आती है तब 15 ईयर के अप्रोक्सीमेट ऑन एन एवरेज, 15 ईयर लेके मैंने बोला था 15 ईयर याद रखना ऑन एन एवरेज। हाँ, तो ऑन एन एवरेज 15 ईयर पे मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हुई। अब उससे पहले भी हो सकती है, थोड़ा उसके बाद भी हो सकती है, तो हम एक एवरेज लेके चलते 15 ईयर, उसे क्या बोलते हैं, मीनार्च। क्या बोलते हैं बेटा, मीनार्च। तो ये चौथा स्टेटमेंट तो सही है। ओके, तो तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स है, और क्वेश्चन एक बार फिर से देखो क्या बोला है, इनकरेक्ट। तो आंसर क्या मारोगे, इनकरेक्ट। थर्ड वाला है, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। हाउ मच स्पर्म्स शो विगरस मोटिलिटी। हाँ, फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी। नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए कितने स्पर्म जो है वो विगरसली मोटाइल हो। विगरसली मोटाइल क्या मतलब है, क्या मतलब है भाई, स्पीड, बहुत स्पीड हो, बहुत तेजी से चले, ठीक है, बहुत तेजी से उनका फ्लैगुलर मूवमेंट हो, विगरस मोटिलिटी। ओके, तो हमारी एनसीईआरटी में ये फैक्ट बताया जा रहा है, जहां स्पर्म का डायग्राम दिया है हमारे ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में, वहीं पे बगल वाले थ्योरी जो पैराग्राफ दिया हुआ है थ्योरी का, उसमें देखो वहीं पे नीचे से दूसरी तीसरी लाइन लिखी हुई है, फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी 60% ऑफ द स्पर्म शुड हैव नॉर्मल शेप एंड नॉर्मल साइज। ठीक है, एंड 40% ऑफ देम शुड शो विगरस मोटिलिटी। उनके 40%, तो उन 60% के 40%, तो उन 60% के 40% निकालोगे तो 24% आंसर आएगा। कर दिया ना गलत, 40% मारा ना, नहीं बेटा, उस 60 का 40 निकालोगे तो तुम्हें 24% आएगा। उसको 100 मान के जरा चलना और जरा करके देखना। ठीक है बेटा, मान लेना 100 स्पर्म एक बार में निकल रहे हैं इजैकुलेशन में, तो करके देखना, मैथमेटिक्स लगाना। अब वो 8वीं क्लास की मैथमेटिक्स नहीं पढ़ाऊंगा मैं तुम्हें। चलो इसके बाद आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, एंडोमेट्रियम इज द लाइनिंग ऑफ। भाई मेट्रियम वर्ड किसके लिए यूज किया गया है, यूट्रस के लिए। मेट्रियम वर्ड आता है यूट्रस के लिए। ठीक है, तो एंडोमेट्रियम सबसे अंदर की लेयर है यूट्रस की। वेरी गुड, तो आंसर क्या है, थर्ड वाला, बहुत बढ़िया। किसने इसमें टेस्टिस मार दिया, किसी ने मारा क्या। चलो क्वेश्चन नंबर 17, ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस हाउ मेनी स्पर्मेटोजोआ आर फॉर्म्ड फ्रॉम अ सिंगल प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्मेटोजोआ बनते हैं, तो उसके लिए याद करो क्या था उसमें जो है स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस। यहां देखो, स्पर्मेटोगोनिया जो है, स्पर्मेटोगोनिया इमैच्योर मेल जर्म सेल है। इमैच्योर मेल जर्म सेल जो है वो जब मैच्योर होता है तो क्या बनाता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बनाता है बोलो, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जब ये बन गया तो ये मियोटिक फर्स्ट डिवीजन में जाता है। मियोसिस 2 फेज में होती है ना बेटा, तो फर्स्ट फेज में मियोटिक 1, तो बनते हैं 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट एक, और ये रहा दूसरा। और जब 2 डॉटर सेल 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन गए तो अब उनमें होगा सेकेंड मियोटिक डिवीजन, इसमें भी और इसमें भी, दोनों में सेकेंड मियोटिक डिवीजन होगा। और जब सेकेंड मियोटिक डिवीजन होगा तो क्या बनता है स्पर्मेटिड। ये स्पर्मेटिड स्फेरिकल सेल जैसा है। अब इसमें मॉडिफिकेशन होगा, स्पर्मियोजेनेसिस। क्या होती है यहाँ पे, स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, ये है स्पर्मियोजेनेसिस। तो स्पर्मियोजेनेसिस होती है, क्या होता है स्पर्मियोजेनेसिस से, ये बन जाता है स्पर्म। ऐसे ये एक स्पर्म बना देगा, ये दूसरा स्पर्म, ये रहा तीसरा स्पर्म, और ये रहा चौथा स्पर्म। लो, पूरी स्पर्मेटोजेनेसिस रिवाइज हो गई। हाँ, यही है ना प्रोसेस। वेरी गुड। तो भाई क्वेश्चन बोल रहा है कि इस दौरान जब ये स्पर्मेटोजेनेसिस हुई तो कितने स्पर्मेटोजोआ बने, सिंगल प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से। बोल रहा है एक है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, तो कितने बने, भाई एक ही तो हम भी लेके चले हैं। एक है, कितने बने, 1 2 3 4 आ रहे हैं, अब गिनती भी नहीं आती क्या, तो 4 हो गए, 4 स्पर्मेटोजोआ। ठीक है बेटा, आंसर हो गया 4। नाउ इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18। चलो क्वेश्चन नंबर 18 में आ जाओ।
क्वेश्चन नंबर 18 है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या है इनमें से? वाह, वेरी गुड। तो भाई बताओ, टेस्टिस क्या सेकेंडरी होता है? प्राइमरी होता है ना। ओवरी क्या सेकेंडरी होता है? प्राइमरी होता है ना। और थायराइड क्या सेक्सुअल कैरेक्टर है क्या? थायराइड तो मेल में भी होता है, फीमेल में भी होता है, क्या बोलो? सब में होता है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ब्रेस्ट। ठीक है, ओनली सीन इन फीमेल। ठीक है, नॉर्मल केसेस की बात कर रहे हैं। ओके, देन इसके बाद जो है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, इसका आंसर क्या हो गया? ब्रेस्ट, फर्स्ट आंसर। नाउ इसके बाद चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको किसने गलत किया है भाई? क्वेश्चन नंबर 19, वास्ट डिफरेंस इज कट फॉर? वास्ट डिफरेंस किस चीज के लिए कट किया जाता है भाई? रिप्रोडक्टिव हेल्थ में पढ़ा होगा इसको कहीं पे। वास्ट डिफरेंस को कट करना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? वैसेक्टमी। तो वैसेक्टमी करते हैं, इररिवर्सिबल। इररिवर्सिबल ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, इररिवर्सिबल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड बोलते हैं वैसेक्टमी। तो वैसेक्टमी करते हैं कहां? मेल में करेंगे, फीमेल में? अरे भाई, वास्ट डिफरेंस किसके पास है? फीमेल के पास है, मेल के पास है ना। तो मेल में करेंगे, उसको कट किया तो उसकी वजह से वो हो जाता है स्टेरिलाइज। क्यों? स्पर्म नहीं बनते क्या? स्पर्म तो बनते हैं, टेस्टिस में स्पर्म तो बनते हैं। तो फिर कैसे स्टरलाइज हो गया? अरे भाई, स्पर्म बने लेकिन वो आगे बढ़ नहीं पा रहे, रास्ता काट दिया ना हमने, वास्ट डिफरेंस कट कर दिया, टाई कर दिया, तो आगे बढ़ नहीं पा रहे, है ना। यही हुआ है, तो इसीलिए उसे बोलते हैं कि स्टेराइल हो गया। तो मेल स्टेराइल हुआ, फीमेल थोड़ी ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड ऑप्शन, मेल स्टेरिलाइजेशन। ठीक है बेटा, मेल स्टेरिलाइजेशन। नाउ इसके बाद चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Now next question है क्वेश्चन नंबर 20. क्वेश्चन नंबर 20 है कॉमन डक्ट फॉर्म्ड बाय यूनियन ऑफ वास डिफरेंस इन डक्ट फ्रॉम सेमिनल वेसिकल इज? वेरी गुड। तो बताओ, वास डिफरेंस आ रही है नीचे से ऊपर, यूरिनरी ब्लैडर पे लूप कर रही है, और उसके बाद उधर से सेमिनल वेसिकल का डक्ट आ रहा है। हाँ, वो डायग्राम याद करो, एनसीईआरटी का डायग्राम। हाँ, पहले सेकंड पेज पे ही दिया हुआ है, जहां पे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के दो डायग्राम दिए हुए हैं। तो वहां पे देखो, उसको जाके रिवाइज करो, बुक खोल के बैठो सामने। ठीक है बेटा, तो वहां पे तुम पाओगे क्या? सेमिनल वेसिकल से जो डक्ट आ रहा है, जब वो वास डिफरेंस से मिलता है तो फिर वो जाके बनाता है इजैक्युलेटरी डक्ट। बहुत बढ़िया, थ्योरी में भी लिखी है ये बात और डायग्राम में भी मैंने एक्सप्लेन किया है। बहुत बढ़िया। तो देखो बेटा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? कहां लिखा है इजैक्युलेटरी डक्ट? यस, ये लिखा। तो तीसरा ऑप्शन, वेरी गुड। कितने लोगों ने गलत किया? हाँ, ओके। देन इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन? तो भाई बताओ कौन सा है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। भाई प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का मतलब है जहां पे गैमेट बनते हैं, जहां पे होती है गैमेटोजेनेसिस। क्यों? उसी को तो बोलोगे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, क्योंकि प्राइमरी फंक्शन होता है किसी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? गैमेट तो बनने ही चाहिए। बिना गैमेट बने होगा क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? नहीं होगा। तो गैमेट बनने तो जरूरी है। वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज गैमेटोजेनेसिस। तो वो जहां होगी उस ऑर्गन को हम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, तो वो हो जाएगा प्राइमरी। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या हो जाएगा यहाँ पे भाई? आंसर बोलो, टेस्टिस। वेरी गुड। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाओ। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन इज, पहला ऑप्शन दिया है टेस्टिस, दूसरा ऑप्शन दिया है ओवरी, तीसरा दिया है बियर्ड, चौथा दिया है वास डिफरेंस। तो भाई टेस्टिस तो प्राइमरी है, ओवरी प्राइमरी है, बियर्ड ये ऑर्गन की बात थोड़ी ना हो रही है, तो हेयर्स आ गए यहाँ पे। इसके बाद चौथा वास डिफरेंस, यस वेरी गुड, वास डिफरेंस इज द एक्सेसरी डक्ट, और एक्सेसरी डक्ट कहाँ आता है? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में आता है। बहुत बढ़िया। नाउ इसके बाद चलो नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाओ जरा। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है कि करेक्ट सीक्वेंस ऑफ यूट्राइन वॉल आउटर टू इनर साइड। यूट्रस की जो वॉल है वो बाहर से अंदर अगर हम आए तो किन तीन लेयर की बनी हुई है? तो भाई सबसे बाहर क्या है? क्या है बोलो? सबसे बाहर पेरीमेट्रियम, सबसे अंदर क्या है? एंडोमेट्रियम, और बीच में क्या है? मायोमेट्रियम। ये मायो वाली जो होती है बीच में ही होती है, जहां देख लो, जितना भी जहां जहां पढ़े हो, मसल वाली लेयर बीच में ही आती है। ओके, तो सबसे बाहर है पेरीमेट्रियम, सबसे अंदर है एंडोमेट्रियम, और सबसे बीच में है मायोमेट्रियम। तीनों के फंक्शन याद है ना? हाँ, रिवाइज कर लेना अगर भूल गए हो तो। बहुत बढ़िया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताओ भाई? बाहर से अंदर जाओगे तो, बाहर से अंदर जाओगे तो सेकंड ऑप्शन देखो, सेकंड ऑप्शन में लिखा है पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, देन एंडोमेट्रियम। वेरी गुड। नेक्स्ट आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो, मैच द कॉलम। वेरी गुड, मैच द फॉलोइंग। सबसे अच्छा है ना, इससे अच्छा कोई क्वेश्चन हो सकता है? नहीं हो सकता। बहुत बढ़िया। चलो देखो तो जरा इसे मैच करो। मॉन्स प्यूबिस क्या होता है? कुशन ऑफ फैटी टिश्यू। वेरी गुड। ए का 3 कितने में दिया है? 3 ऑप्शन में दिया है, पहले, तीसरे और चौथे में दिया है। जरा बाकी जरा मैच करते हैं। तो बी, लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा क्या हो जाएगा? फ्लैशी फोल्ड ऑफ टिश्यू। बी का 4 किस में दिया है? लो, एक ही में दिया है बी का 4, नहीं एक और में दिया है, लेकिन उधर साइड में लिखा हुआ है। चलो तो बाकी मैच करते हैं जरा। सी, क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस जो है सी का टिनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, सी का हो जाएगा 2। ओके,
तो ये दिया है यहाँ पे भी, अच्छा दोनों में दिया है, अरे ये तो पूरा का पूरा एक जैसा दिखा रहा है क्या? नहीं 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 नहीं, एक जैसा नहीं है, वो तो A का 4 है वहां। ओके, तो इसका सही सही जो मैच आ रहा है वापस से करते हैं, D का हो जाएगा पहला, तो इसका आंसर आ जाएगा थर्ड। यस वेरी गुड, 24 का हो जाएगा थर्ड आंसर। 24 का क्या हो गया भाई? 24 का हो गया थर्ड, ठीक है। नाउ इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 जल्दी से देखो, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। अभी पूरा बनाया था, अभी पूरा रिवाइज कराया है स्पर्मेटोजेनेसिस, और क्या करें? चलो जल्दी से बताओ क्या होगा इसका। सबसे पहले क्या बनेगा? अरे सब में ए दिया है, क्या होगा? सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया, बहुत बढ़िया। मैच्योर करेगा तो क्या बनेगा? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो ए के बाद क्या आना चाहिए? सी, बी और सी, तीन दूसरे और तीसरे ऑप्शन में दोनों में सेम दिया हुआ है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के बाद क्या बनेगा भाई? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बनेगा? डी, वेरी गुड, बी सी डी तीसरे वाले में। बस करो, यहीं पे मारो, आगे बढ़ो, हो गया। वैसे तुम मिला के देख लो, एक बार मिला के देख लो। फिर क्या? क्वेश्चन नंबर 26 पे आ जाओ जल्दी से, मैच दो कॉलम, वेरी सिंपल। चलो जल्दी से बताओ। तो स्पर्मिएशन, ओके, स्पर्मिएशन, रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, बिल्कुल ठीक। इंसेमिनेशन, बी का, जल्दी बोलो, बी का क्या? सीमेन इज रिलीज्ड बाय द पेनिस इनटू द वेजाइना, सेकंड, बिल्कुल ठीक। इजैकुलेशन बताओ, रिलीज ऑफ स्पर्म आउटसाइड द मेल बॉडी, इजैकुलेशन, वेरी गुड, सेकंड ऑप्शन, बहुत बढ़िया, हो गया इसका सेकंड आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। चलो बताना है कौन कौन से हैप्लॉइड है, कौन कौन से डिप्लॉइड है। चलो दो क्वेश्चन है इसी पे, 27 28 दोनों क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है बोला है हैप्लॉइड बताने, एक क्वेश्चन है बोला है डिप्लॉइड बताने। चलो निकाल के अलग करो, जल्दी से बताओ। स्पर्मेटोगोनिया, ऐसे लिख ले तो, चलो डिप्लॉइड और हैप्लॉइड, चलो बताओ जल्दी से, बोलो। स्पर्मेटोगोनिया जो है, ये स्पर्मेटोगोनिया क्या हो जाएगा? डिप्लॉइड में आ जाएगा। स्पर्मेटोगोनिया आ गया डिप्लॉइड में, बहुत बढ़िया, स्पर्मेटोगोनिया आ गया डिप्लॉइड में। इसके बाद क्या है? स्पर्मेटोजोआ कहाँ जाएगा? हैप्लॉइड में। स्पर्मेटोजोआ आ गया हैप्लॉइड में, बहुत बढ़िया। फिर क्या है? स्पर्मेटिड हैप्लॉइड में जाएगा कि डिप्लॉइड में? बोलो, हैप्लॉइड में आएगा, वेरी गुड। इसके बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहाँ जाएगा? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जाएगा डिप्लॉइड में। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिप्लॉइड होता है, हैप्लॉइड नहीं होता। मैच्योरेशन होने से जो है वो क्रोमोसोम का रिडक्शन नहीं होता। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा हैप्लॉइड में। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हैप्लॉइड में जाएगा। अब जल्दी से क्वेश्चन कर दो, बोलो। क्वेश्चन नंबर 27 का बोल रहा है कितने हैप्लॉइड, कितने हैं भाई? 1 2 3, 3 आंसर हो गया, तो 27 का हो जाएगा थर्ड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 पूछ रहा है कितने डिप्लॉइड है, बताओ आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 2, आंसर हो जाएगा फोर्थ। 28 का हो जाएगा फोर्थ, आंसर हो जाएगा 2, वेरी गुड, खत्म। नाउ इसके बाद चलो आगे बढ़ो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। तो क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहा है? देखो उसको जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 29 बोल रहा है करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फॉलिकुलर डेवलपमेंट। फॉलिकुलर डेवलपमेंट का करेक्ट सीक्वेंस क्या है? तो बहुत सिंपल है, सबसे पहले बनती है प्राइमरी फॉलिकल, उसके बाद बनती है सेकेंडरी फॉलिकल, फिर टर्शरी, फिर ग्राफियन, खत्म। आंसर हो जाएगा चौथा, BDCA, ठीक है बेटा। देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 पे आ जाओ। विच पार्ट्स secretions are essential for maturation and motility of sperm, very good। तो जहां पे स्पर्म का डायग्राम दिया हुआ है हमारी एनसीईआरटी में, उसके बगल में जो पैराग्राफ दिया उसके ठीक नीचे वाला पैराग्राफ, वहां पे ये बात लिखी हुई है कि जो डक्ट होते हैं उनसे जो सिक्रीशन आ रही होती है, ठीक है, वो मैचुरेशन के लिए और मोटिलिटी के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। और वहीं पे समाइनल वेसिकल और प्रोस्टेट का नाम भी दिया हुआ है, एपिडिडाइमिस डक्ट हो ही गया, तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, वेरी गुड। चौथा, एनसीईआरटी ठीक से पढ़ो बेटा, ऐसे काम नहीं चलेगा, एक एक लाइन जो है वो रटी होनी चाहिए एनसीईआरटी की, वेरी गुड। देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31, क्लाइटोरिस इज प्रेजेंट एट द अपर जंक्शन ऑफ, बताओ भाई किसके अपर जंक्शन में, मेजोरा या माइनोरा? हाँ माइनोरा, यस वेरी गुड, चौथा ऑप्शन, आंसर हो जाएगा 31 का 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 32 पे आ जाओ। द हेड ऑफ अ मैच्योर स्पर्म इज मेनली कंपोज्ड, तो बताओ भाई हेड में क्या होता है? एक कह रहा है, पहला ऑप्शन कह रहा है इलोंगेटेड न्यूक्लियस एंड एक्रोसोम मटेरियल, दूसरा कह रहा है न्यूक्लियस एंड एक्रोसोम मटेरियल, तीसरा कह रहा है 2 सेंट्रियोल एंड द एक्सियल फिलामेंट, और चौथा कह रहा है ऑल ऑफ द अबव। तो देखो भाई इसमें ना हेड में पूछा है, तो हेड में जब पूछा है तो हेड में हमारे पास एक तो इलोंगेटेड न्यूक्लियस होता है और दूसरा एक्रोसोम होता है। देखो सेकंड वाले ऑप्शन में न्यूक्लियस और एक्रोसोम लिखा है, फर्स्ट वाले ऑप्शन में इलोंगेटेड लिखा है, तो कंप्लीटली करेक्ट है फर्स्ट वाला ऑप्शन, इसलिए फर्स्ट वाला आंसर हो जाएगा। थर्ड वाला आंसर क्यों नहीं है? क्योंकि वो जो 2 सेंट्रियोल लिखा है, एक्सियल फिलामेंट लिखा है, वो 2 सेंट्रियोल होते हैं कहां पे? बोलो,
कहाँ पे होते हैं? जस्ट हेड के बाहर, यानी मिडिल पीस जहां से शुरू हो रहा है वहां पे मिडिल पीस में 2 सेंट्रियोल, एक सेंट्रियोल मिडिल पीस के ऊपर वाले हिस्से में, एक सेंट्रियोल नीचे वाले हिस्से में। मिडिल पीस के नीचे वाले हिस्से, जो ऊपर वाला हिस्से में सेंट्रियोल होता है उसे बोलते हैं प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, जो नीचे वाले हिस्से में सेंट्रियोल होता है उसे बोलते हैं डिस्टल सेंट्रियोल। ठीक है, खैर वो सब एनसीईआरटी में नहीं दिया है तो, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में आया है तो मैंने तुम्हें एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है बेटा, सेंट्रियोल जानते हो तुम क्या होता है, सेल वाले चैप्टर में पढ़ा है तुमने। ओके, देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 में आ जाओ। एक मिनट, 32 का आंसर क्या हो गया? फिर 32 का आंसर हो गया 1। नाउ इसके बाद आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 33। स्पर्मिएशन इज द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम, भाई कहां से निकलता है स्पर्म? स्पर्मिएशन का क्या मतलब है? जब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्म बन के बाहर निकल रहा है तो इसे क्या बोल रहे हैं? स्पर्मिएशन। या इसी बात को ऐसे बोल सकते हैं, स्पर्म्स आर रिलीज्ड इनटू द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। दैट इज आल्सो ट्रू, दैट इज आल्सो करेक्ट। ठीक है, बहुत ज्यादा ग्रामर उसमें मत खोजो। ठीक है बेटा, यस। और एक्चुअल में क्या है स्पर्मिएशन? एक्चुअल में क्या है? सर्टोली सेल में जब स्पर्म का हेड एम्बेड होता है, ये रहा सर्टोली सेल, ये रहा उसमें सर्टोली सेल, ये रहा उसमें हेड एम्बेड है। तो जब सर्टोली सेल में जो हेड एम्बेड है स्पर्म का, जब स्पर्म इस क्या कहते हैं, सर्टोली सेल को जब छोड़ के बाहर निकलता है, सर्टोली सेल में जो हेड एम्बेड कर रखा था न्यूट्रिशन लेने के लिए, जब वहां से छोड़ के वो बाहर निकलता है तब उसी को बोलते हैं स्पर्मिएशन। एक्चुअल डेफिनेशन है ये, सर्टोली सेल से बाहर निकलना इज कॉल्ड स्पर्मिएशन। लेकिन हमारी एनसीईआरटी में जैसे कहा है कि स्पर्म्स आर रिलीज्ड फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, दिस इज कॉल्ड स्पर्मिएशन। दैट इज आल्सो ट्रू। स्पर्म्स आर रिलीज्ड इनटू द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, दैट इज आल्सो ट्रू। नाउ इसके बाद चलो, तो आंसर हो जाएगा क्या? फर्स्ट ऑप्शन, 33 का फर्स्ट ऑप्शन। नाउ इसके बाद आ जाओ 34 में, द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis इन मोस्ट वर्टिब्रेट्स आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन? कौन से हार्मोन के इन्फ्लुएंस में होता है स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis? भाई बताओ जल्दी से। ऑक्सीटोसिन से होता है क्या? ACTH से होता है क्या? ICSS से होता है क्या? अरे सिर्फ साफ जो है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट FSH है। FSH इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब कोई कहेगा ICSH क्या है? इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन किसको और बोला जा सकता है भाई? इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो इंटरस्टिशियल सेल को स्टिमुलेट करता है, यानी इंटरस्टिशियल सेल पे काम करता है, यानी लेडीज सेल पे काम करता है। और लेडीज सेल पे कौन जाके काम करता है? LH। कौन काम करता है? LH। तो मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूं, FSH और LH जब दो ऑप्शन दिए हो तो वहां पे डायरेक्ट इन्फ्लुएंस जो है स्पर्मेटोजेनेसिस या oogenesis का, उसको हमेशा हम FSH को चूज करेंगे, क्योंकि FSH जो है वो डायरेक्टली जो है हमारा क्या कर रहा है? मैच्योर करवा रहा है। बात समझ आ रही है? फॉलिकल्स की ग्रोथ करा रहा है oogenesis में। और यहाँ पे हमारे सर्टोली सेल पे जब एक्ट कर रहा है तो सर्टोली सेल से कुछ फैक्टर्स रिलीज हो रहे हैं। वो फैक्टर क्या कर रहे हैं? स्पर्मेटिड को स्पर्म में चेंज कर रहे हैं, यानी स्पर्मियोजेनेसिस वाले पे काम कर रहे हैं। एनसीईआरटी ठीक से पढ़ो वरना सब गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है बेटा। ना इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35। ओके, तो 34 का आंसर क्या हो गया? एक मिनट उसको दो। 34 का आंसर हो जाएगा 2। ना उसके बाद 35, पोलर बॉडी इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ, बताओ पोलर बॉडी कब बनती है? oogenesis। चलो जल्दी से oogenesis करो, बताओ भाई पोलर बॉडी कब बनती है? अब बनाऊंगा नहीं, छोड़ो, तुमने पढ़ा है और वहां पे एनसीईआरटी की बुक खोल के बैठे हो, वहां पे बना के दिखा रहा है पोलर बॉडी कब बनती है। तो एक तो देखोगे कि जब प्राइमरी oocyte सेकेंडरी oocyte में बदलती है तब बनती है एक पोलर बॉडी, फर्स्ट पोलर बॉडी। और सेकंड पोलर बॉडी कब बनती है? जब सेकंड मेयोटिक डिवीजन कंप्लीट होता है। कहां होता है सेकंड मेयोटिक डिवीजन कंप्लीट? एम्पुला ऑफ फैलोपियन ट्यूब। वहां पे जब स्पर्म आके पेनिट्रेट कर रहा होता है उस समय होता है सेकंड मेयोटिक डिवीजन, और उस समय बनती है सेकंड पोलर बॉडी। पोलर बॉडी डिवाइड करती है ऐसा कुछ भी हमारी एनसीईआरटी में नहीं है, ना तुम्हें उसमें कहीं जाना है कि पोलर बॉडी डिवाइड कर रही है। हमारे लिए हमें क्या जानना है? पोलर बॉडी क्या हो गया? पोलर बॉडी का दोनों जो बनी सब डिजेनरेट, उसका कोई मतलब नहीं है। Our NCERT book says we do not know what is the fate of polar body। ठीक है, हमें नहीं पता तो हमें भी नहीं पता। ठीक है बेटा, जितना बुक में हमें वो पता है वो पता होना चाहिए, वो रटा होना चाहिए। एक्स्ट्रा ज्ञान जो है वो खतरनाक हो जाता है बेटा। ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन नंबर 35 का हो जाएगा आंसर क्या? जरा बताओ भाई। सेकेंडरी oocyte, स्पर्म बनते टाइम थोड़ी ना होता है। उगोनियम, उगोनियम क्या है भाई? उगोनिया को उगोनियम बोल रहा है, सिंगल उगोनिया इज कॉल्ड उगोनियम। और सेकेंडरी oocyte वहां पे जो लिखा हुआ है वो बेस्ट आंसर है। ठीक है ना। इसके बाद सेक्शन बी, चलो एक सेक्शन खत्म हमारा, अगले सेक्शन में आते हैं। 15 क्वेश्चन और रह गए। ठीक है, तो सेक्शन बी, ओके, ये तो जो है वो ऑप्शनल वाला है शायद, है ना। चलो तो इसको करते हैं फर्स्ट। 36 क्वेश्चन, इन यूट्रस endometrium proliferates
इन रिस्पॉन्स टू, पहले भी बता चुका हूं, अभी एक्सप्लेनेशन के टाइम पे बताया था, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन जो है वो एंडोमेट्रियम को प्रोलिफरेट कराती है, ठीक है बेटा। और प्रोजेस्टेरॉन क्या करती है? मेंटेन कराती है, प्रिपेयर कराती है। प्रोजेस्टेरॉन एंडोमेट्रियम को मेंटेन कराता है, प्रिपेयर कराता है, लेकिन एस्ट्रोजन प्रोलिफरेशन कराता है एंडोमेट्रियम का। यस, वेरी गुड। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, 36 का फर्स्ट। नाउ 37 पे आ जाओ। फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स इन ह्यूमन फीमेल इज इंड्यूस्ड बाय, किससे होगा इंड्यूस? हाँ, किसने किया? ऑक्सीटोसिन। किसी ने ऑक्सीटोसिन किया क्या? अरे वो बोल रहा है इंड्यूस कहां से हो रहा है भाई? फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स शुरू कहां से हो रहा है? किसने शुरू करवाया है? तो जब तक फीटस फुल्ली डेवलप नहीं होगा तब तक शुरू नहीं होने वाला। तो फुल्ली डेवलप फीटस एंड द प्लेसेंटा, ये दोनों, फुल्ली डेवलप फीटस और प्लेसेंटा, ये दोनों जो है इंड्यूस कराएंगे। आंसर हो जाएगा 4, 37 का 4। किसने किसने गलत कर दिया और किसने किसने किया ही नहीं? सिंपल क्वेश्चन है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38, द पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब क्लोजेस्ट टू द ओवरी इज, बताओ भाई। फेलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट, सबसे ओवरी के सबसे नजदीक और यूट्रस के सबसे नजदीक। यूट्रस के नजदीक है इस्थमस, उधर जाओगे ओवरी के साइड तो पड़ेगा एम्पुला, और पास जाओगे इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम से निकली है फिम्बरी, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ठीक है। तो पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब इज द इनफंडिबुलम व्हिच इज क्लोजेस्ट टू द ओवरी, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा क्या? 38 का 3, वेरी गुड। नाउ 39, if for some reason the vasa efferentia in the human reproductive system get blocked, the gametes will not be transported from, कहां से कहां गैमेट नहीं जाएंगे अगर वासा एफरेंशिया जो है वो किसी वजह से ब्लॉक हो जा रही है। बताओ भाई, वासा एफरेंशिया कहां से कहां लेके जा रही है? अगर तुम्हें ये पता है तो हो जाएगा। मैंने तुमसे बोला है पढ़ाते समय कि भैया ये जो पाथवे है ना स्पर्म का, ये पाथवे तुम्हारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये पाथवे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बताओ कितने लोग को याद है? चलो मेरे साथ बताओ। सबसे पहले क्या आता है? रेटे टेस्टिस, वेस्टिब्यूल में बना, कहां गया? रेटे टेस्टिस। रेटे टेस्टिस के बाद क्या आता है? वासा एफरेंशिया। वासा एफरेंशिया के बाद क्या आता है? एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस के बाद क्या आता है? वास डिफरेंस। वास डिफरेंस के बाद क्या आता है? बोलो जल्दी बोलो। वास डिफरेंस के बाद, वास डिफरेंस आगे गई थी, सेमिनल वेसिकल के साथ जुड़ी थी, क्या बन गया था? इजैकुलेटरी डक्ट, ठीक है। और इजैकुलेटरी डक्ट जाके कहां खुलेगा? फिर यूरेथ्रा में खुलेगा। तो यूरेथ्रा को एक्सेसरी डक्ट में नहीं रखते। यूरेथ्रा इज नॉट अ पार्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यूरेथ्रा इज अ पार्ट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है बेटा। ओके, तो ये रास्ता है। तो अब बताओ, वासा एफरेंशिया हट गई, वासा एफरेंशिया ब्लॉक हो गई, हटी नहीं, ब्लॉक हो गई। अब ये ब्लॉक हो गई तो स्पर्म यहां से यहां नहीं जा पाएगा, यानी रेटे टेस्टिस से एपिडिडाइमिस नहीं जाएगा। अब वहां पे रेटे टेस्टिस नहीं दिया ऑप्शन में, ऑप्शन में लिखा है टेस्टिस से एपिडिडाइमिस नहीं जा पाएगा। तो रेटे टेस्टिस कहां है? टेस्टिस में है, ठीक है। तो टेस्टिस से एपिडिडाइमिस फर्स्ट ऑप्शन, यस वेरी गुड, फर्स्ट आंसर हो जाएगा इसका, बहुत बढ़िया। 39 का हो जाएगा 1। 40 में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 40, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा, कौन सा प्लेसेंटा का फंक्शन नहीं है, ठीक है। पहला कह रहा है सिक्रीट्स ऑक्सीटोसिन ड्यूरिंग पार्चुएशन, लो पहला ही पकड़ में आ गया, क्यों? यही है ना गलत, ये फंक्शन नहीं है। क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सा फंक्शन नहीं है। अब इसमें भी, ऐसे भी क्वेश्चन में तुम लोग बहुत गलतियां करते हो, क्योंकि बेटा फोकस तुम्हारा नहीं है ना। छोटी छोटी चीजों पे काम करते नहीं हो, छोटी छोटी गलतियों पे काम करते नहीं हो, लगते हो बड़े बड़े अपने जो है सपने बनाने, छोटे छोटे गलतियों पे ध्यान नहीं दोगे तो कुछ भी बड़ा अचीव नहीं कर पाओगे लाइफ में। बात समझ में आ रही है? हर सक्सेसफुल इंसान छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देता है, तो छोटी छोटी चीजों पे ध्यान दो। आंधी तूफान से हर कोई लड़ लेगा, बात समझ में आ रही है? पेड़ में अगर छोटे छोटे कीड़े लग गए ना तो छोटे छोटे कीड़े पेड़ को गिरा देंगे, बात समझ में आ रही है? कितना भी आंधी तूफान में वो खड़ा रहा हो, लेकिन छोटे छोटे कीड़े अंदर से खा के उसको खोखला कर देंगे, गिरा देंगे। तो छोटी छोटी चीजों पे ध्यान दो बेटा, ठीक है। लाइफ में रोज के अपने जो लाइफ जी रहे हो ना बेटा, उसमें वो छोटी छोटी गलतियां करना छोड़ दो, वरना कुछ नहीं हो पाएगा। ओके, तो इसमें बोल रहा है पहला ही स्टेटमेंट नॉट द फंक्शन बोला है ना, तो नॉट यानी नहीं कौन सा है, यानी पहला। मैंने बोला ना ऐसे स्टेटमेंट में हमें क्या करना चाहिए, तुरंत जो है करेक्ट इनकरेक्ट ट्रू फॉल्स वाला लेके चलना चाहिए, और उसके बाद दोबारा एक बार क्वेश्चन देके तब बबल करना चाहिए, क्योंकि यहाँ गलतियां बहुत होती हैं और तुम याद करो तुमने बड़ी गलतियां की है पहले भी ना। इसके बाद चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। हाँ अच्छा, तो एक बार जरा क्वेश्चन नंबर 40 का क्या हो जाएगा 1। 41 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 41, सेवरल हार्मोन्स लाइक एचसीजी, एचपीएल, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन आर प्रोड्यूस्ड बाय, बताओ भाई एचसीजी, एचपीएल। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 41 देखो, तो क्वेश्चन क्या है, सेवरल हार्मोन्स लाइक एचसीजी, एचपीएल, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन आर प्रोड्यूस्ड बाय, हाँ कौन बनाता है भाई? प्लेसेंटा बनाता है ना। फेलोपियन ट्यूब कोई हार्मोन निकाल रही है क्या? पढ़ा है क्या कोई? पिट्यूटरी से आते हैं क्या ये हार्मोन? नहीं,
हाँ, इसके बाद ओवरी, यस एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन तो आता है, पर क्या एससीजी एचपीएल ओवरी से आता है क्या? नहीं आता है, ये प्लेसेंटा से। तो 41 का हो जाएगा फोर्थ। वेरी गुड। चलो आ जाओ अब क्वेश्चन नंबर 42। तो विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? फिर देखो आगे वही करेक्ट इनकरेक्ट। नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट का क्या मतलब है? इनकरेक्ट है ना। तो क्या है ना कि नॉट करेक्ट जब पढ़ते हो उसके बाद जब ऑप्शन लगाने जाते हो तो तुम्हारे दिमाग में चल रहा था करेक्ट करेक्ट करेक्ट, और गलत करके आए हो कि बहुत सारे तुम में से गलत किए हो, पता है मुझे। चलो तो देखो भाई, इसमें जो स्टेटमेंट है जल्दी पढ़ो, ट्रू फॉल्स लिखो बस। तो पहला स्टेटमेंट क्या दिया है? इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन द कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट। सही है कि गलत है? बिल्कुल सही है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल इवेंट्स ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप। बिल्कुल सही। अरे प्रेगनेंसी हो गई तो मेंस्ट्रुएशन करके क्या करोगे, हैं? तो मेंस्ट्रुएशन रुक जाती है। इसके बाद तीसरा, Secretion of LH and FSH decreases gradually during the follicular phase। जिन बच्चों ने एनसीईआरटी ठीक से पढ़ी है, ये लाइन है एनसीईआरटी की। डिक्रीजेस नहीं होता, क्या होता है? इंक्रीजेस। तो जब प्रोलिफरेटिव फेज होता है, फॉलिकुलर फेज होता है, तो क्या होता है? एफएसएच और एलएच क्या होता है? इंक्रीज करता है, डिक्रीज नहीं करता है। तो ये तो साफ साफ गलत दिख रहा है। वेरी गुड। चौथा भी देख लेते हैं एक बार। द मेंस्ट्रुअल फ्लो रिजल्ट्स ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग। यस वेरी गुड। एंडोमेट्रियल लेयर ही तो मेंस्ट्रुएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वेरी गुड। तो ये तो चौथा तो सही है। तो यानी तीसरा वाला जो है वो नॉट करेक्ट है, यानी इनकरेक्ट है, वही आंसर हो जाएगा 42 का 3। नाउ इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 43। तो 43 है क्वेश्चन। यस वेरी गुड, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये ऑप्शनल था, पता नहीं कितने लोगों ने किया है। जिन्होंने भी किया उनको कांग्रेचुलेशन, और जिन्होंने सही किया उनको और कांग्रेचुलेशन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ड्यूरिंग क्लीवेज ऑफ जाइगोट, जाइगोट का जब क्लीवेज होता है तो क्या होता है? हाँ, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो का क्या होता है? अरे भाई क्लीवेज एक स्पेशल टाइप का माइटोटिक डिवीजन है। क्यों? क्लीवेज क्या होता है? स्पेशल टाइप का माइटोटिक डिवीजन। स्पेशल माइटोटिक डिवीजन। व्हाट इज द स्पेशलिटी? व्हाट इज द स्पेशलिटी? हाँ, स्पेशलिटी यही तो है बेटा कि न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो बढ़ता है। यही तो स्पेशलिटी है उसकी, क्लीवेज की। क्या बोलते हैं हम क्लीवेज में? जब एक जाइगोट होता है तो वो जाइगोट जो है वो दो ब्लास्टोमियर में बन जाता है, दो ब्लास्टोमियर डिवाइड हो जाता है। तो होता क्या है इसमें? जब ये दो ब्लास्टोमियर में डिवाइड होता है तो इसका जो साइटोप्लाज्म होता है आधा इसके पास आधा इसके पास जाता है। बात समझ आ रही है? और न्यूक्लियस जो है वो बराबर डिवाइड हो जाता है। लेकिन साइटोप्लाज्म जितना जाइगोट में था, अभी जो सेल बने उनमें आधा आधा गया। तो जब आधा आधा गया तो इन दोनों को अगर कंपेयर करोगे, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, तो न्यूक्लियस तो इस सेल के पास भी उतना ही है जितना इसके पास है, इस सेल के पास भी उतना ही है जितना इस जाइगोट के पास है। लेकिन साइटोप्लाज्म इसके पास इसके अकेले के कंपैरिजन में ज्यादा है, इसके अकेले के कंपैरिजन में ज्यादा है। तो साइटोप्लाज्म, नीचे की चीज कम हो गई, नीचे की चीज कम होगी तो ओवरऑल क्या होगा? ओवरऑल वैल्यू क्या होगी? बढ़ जाएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा? न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो। यस वेरी गुड। न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो इंक्रीजेस। फर्स्ट ऑप्शन ठीक है बेटा। कितने लोगों ने कर दिया है कांस्टेंट? बेटा कांस्टेंट नहीं होता, कांस्टेंट होता है तो फिर वो स्पेशलिटी कहां रहेगी? वो स्पेशलिटी नहीं, वो तो माइटोसिस हो गया। ये स्पेशलिटी है, स्पेशल माइटोटिक डिवीजन क्लीवेज। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलो, जिन्होंने किया और सही किया बहुत अच्छी बात, ना जिन्होंने नहीं किया छोड़ दिया, अभी इसको समझ लो ताकि अगर नीट में आ जाए तो कर सको। ठीक है बेटा, बेसिक क्वेश्चन है, सेल डिवीजन का अप्लाइड है, बस और कुछ नहीं। सेल डिवीजन और इसको ह्यूमन रिप्रोडक्शन दोनों को मिला दिया, बस इतना ही किया है और कुछ नहीं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 44। तो क्वेश्चन नंबर 44 क्या बोल रहा है? हाउ मेनी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट विल फॉर्म 400 स्पर्मेटोजोआ? कितनी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट लगेंगी 400 स्पर्मेटोजोआ बनाने के लिए? अभी बनाया था स्पर्मेटोजेनेसिस का पूरा प्रोसेस। तो बताओ भाई, एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से बनते हैं 2 स्पर्मेटोजोआ, या इसी को उल्टा बोल दे, 2 स्पर्मेटोजोआ कितने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से बनते हैं? 1 से। हाँ, 2 स्पर्मेटोजोआ कितने सेकेंडरी स्पर्मेटोजोआ से? 1 से बन रहा है। तो 10 स्पर्मेटोजोआ कितने से बनेंगे? बोलो, बात समझ में आ रही है? तो बस क्वेश्चन क्या पूछा है कि 400 स्पर्मेटोजोआ कितने से बनेंगे? तो 400 बनेंगे 200 से। बात समझ में आ रही है? तो 200 अगर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट रहेंगे तो कितने बन जाएंगे? 400 स्पर्मेटोजोआ बन जाएंगे। तो बिल्कुल सही, इसका आंसर 200। यस, 44 का 4th। वेरी गुड। नाउ इसके बाद आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कहाँ गया? यस, ये रहा क्वेश्चन। यस, क्वेश्चन नंबर 45। चलो क्वेश्चन नंबर 45 करो। हाउ मेनी स्पर्म एंड ओवा विल बी फॉर्म फ्रॉम 50 सेकेंडरी oocyte एंड 50 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट?
फिर वही चीज आ गई ना, वही आ गया स्पर्मेटोजोइस oogenesis। हाँ बताओ 50 सेकेंडरी oocyte, अरे भाई oogenesis में एक oocyte से एक ही ओवम बनता है, ठीक है बेटा। तो चाहे प्राइमरी oocyte बोले चाहे सेकेंडरी oocyte बोले, बनेगा एक ही ओवम। तो 50 सेकेंडरी oocyte से 50 ओवम बनेंगे, है ना। तो कहाँ लिखा है, पहले और दूसरे ऑप्शन में लिखा हुआ है ना। उसके बाद स्पर्म जरा देखें, 50 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, अभी बोला ना एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितने, 2 स्पर्म, तो भैया 50 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कितने, 100, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया, सेकंड वाला, वेरी गुड। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 है एंड्रोजन्स आर सिक्रीटेड बाय, एंड्रोजन्स जो है वो कहां से सिक्रीट हो रहे हैं। तो ऑप्शन दिया हुआ है लेडीज सेल, इंटरस्टिशियल सेल, तीसरा दिया है बोथ ऑफ दीज, चौथा दिया सर्टोली सेल। कितने लोगों ने सर्टोली सेल मारा है, बहुत बढ़िया, पढ़ते रहो ऐसे ही, तुम ऐसे पढ़ाई नहीं होती बेटा, है रिवीजन करो। अब फोकस भटका रहे हो इधर उधर, इतना सिंपल क्वेश्चन गलत कर रहे हो। कितने लोगों ने खाली लेडीज सेल कर दिया है और कितने लोगों ने खाली इंटरस्टिशियल सेल कर दिया है। जिन लोगों ने बोथ ऑफ दीज किया है वो भी ध्यान रखो, कल को तुम नीट में गलती कर सकते हो, ठीक है। तो ध्यान रहे, आंसर क्या है, बोथ ऑफ दीज। क्यों, क्योंकि लेडीज सेल और इंटरस्टिशियल सेल दोनों क्या है, एक ही का तो नाम है, और वही एंड्रोजन सिक्रीट करता है, टेस्टोस्टेरोन। क्या समझ में आ रही है बात। हाँ भाई, लेडीज सेल और इंटरस्टिशियल सेल एक ही चीज तो है, याद करो। प्रधानमंत्री मोदी जी हैं या मोदी जी प्रधानमंत्री, एक ही बात है, दोनों एक ही है, ठीक है बेटा। ओके, तो लेडीज सेल, इंटरस्टिशियल सेल, बोथ ऑफ दीज, ठीक है ना, सेम है। नाउ इसके बाद चलो आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। ओके एक मिनट, 46 का तो आंसर क्या हो गया भाई, बोथ ऑफ दीज है ना, थर्ड वाला। नाउ क्वेश्चन नंबर 47 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहता है, असर्शन रीजन। तो असर्शन रीजन कैसे करना है, असर्शन रीजन करने का बेस्ट तरीका, दोनों स्टेटमेंट पढ़ो, पहले तो ये चेक करो कि सही है कि नहीं है और गलत कौन सा है, पहले ये चेक करो। पहले ही तुम लगते हो रीजन खोजने, ये तरीका गलत है, सही तरीका पढ़ो पहले। तो असर्शन लिखा है लेवल ऑफ एफएसएच एंड एलएच अटेन अ पीक लेवल इन द मिडिल ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। कह रहे एफएसएच और एलएच अपने साइकिल के मिड में जो है वो पीक अटेन करते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, पीक अटेन करते हैं। क्यों, तभी तो बीच में वो एलएच सर्ज बोल रहे हैं, तो वहां पे जो है वो ओव्यूलेशन हो रहा है। वेरी गुड, बिल्कुल सही बात है, पहला स्टेटमेंट सही है। नाउ दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं, द एफएसएच एंड एलएच सर्ज इंड्यूसेस रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल दैट इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। यस वेरी गुड, बिल्कुल सही बात है, ओव्यूलेशन हो रहा है एफएसएच एलएच के सर्ज की वजह से, ये भी स्टेटमेंट सही है। देखो अब तुम सोचोगे कि यहाँ एफएसएच एंड एलएच दोनों लिखा हुआ है ना, तो ये नहीं माना जाएगा, मैं क्लास समझा चुका हूं। देखो भाई दोनों होगा वहां पे, लेकिन हाँ जब दो में से एक चूज करना पड़ता है तो हम एलएच को चूज करते हैं, बट एफएसएच और एलएच दोनों ही पीक वहां पे आया है, तो हम ये मान के चल रहे हैं वहां पे दोनों ने ही ओव्यूलेशन में हेल्प कराया है, ठीक है बेटा। लेकिन हाँ जब कभी दो में से एक चूज करना हो, ऑलवेज एलएच सर्ज, एलएच ही है जो रिस्पॉन्सिबल है, दो में से एक चूज करना है। तो रीजन सही है, बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है, तो इसके लिए हमेशा लगाते हैं बीच में बिकॉज। चलो पढ़ते हैं, द लेवल ऑफ एफएसएच एंड एलएच अटेन अ पीक लेवल इन द मिडिल ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल बिकॉज द एफएसएच एंड एलएच सर्ज इंड्यूसेस रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल दैट इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। नहीं भाई, ये क्या बात हुई कि पीक लेवल इसलिए आ रहा है क्योंकि उस समय हो रहा है ग्राफियन फॉलिकल का रप्चर। ग्राफियन फॉलिकल का रप्चर होने से जो है ओव्यूलेशन हो रहा है, ओव्यूलेशन होने से, ग्राफियन फॉलिकल के रप्चर या ओव्यूलेशन होने से एफएसएच एलएच का पीक नहीं आ रहा है। एफएसएच एलएच का पीक दूसरी वजह से आ रहा है। एफएसएच एलएच का पीक इसलिए आ रहा है क्योंकि बॉडी ये सेंस कर चुकी है कि भैया हो गया, फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट हो गया, ग्राफियन फॉलिकल बन के तैयार है, उधर एंडोमेट्रियम जो है वो प्रोलिफरेट हो चुकी है, प्रोलिफरेटिव फेज का एंड आ चुका है, तब जाके हो रहा है। बात समझ में आ रही है, यानी अगला पेज शुरू होना है, ओव्यूलेटरी फेज, इसलिए वो बढ़ा है, इसलिए नहीं कि ओव्यूलेशन हुआ इसलिए एफएसएच एलएच बढ़ा है। समझ रहे हो ना बात को, यस वेरी गुड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, असर्शन इज ट्रू, रीजन इज ट्रू, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। बी, कितने लोगों ने सही किया है, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन। जिन्होंने गलत किया है ध्यान दो, समझे ना, रिपीट करके देखो, वेरी गुड। देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 48, असर्शन दिया है एचसीजी, एचपीएल एंड रिलैक्सिन आर प्रोड्यूस्ड इन वुमेन ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। हाँ बिल्कुल सही बात है ना, ये तीन हार्मोन सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम में बनते हैं। एनसीईआरटी की लाइन, वेरी गुड, जहां पे दिया हुआ है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट शुरू होता है, वेरी गुड। तो इसके बाद रीजन क्या बोल रहा है, दीज हार्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय प्लेसेंटा। गलत, रीजन गलत है। क्यों, कैसे गलत है, रिलैक्सिन क्या प्लेसेंटा से आता है क्या, बोलो, प्लेसेंटा से क्या आता है, खाली एचसीजी और एचपीएल। तो
प्लेसेंटा से आ रहा है SCG HPL रिलैक्सिन, इसलिए सेकंड वाला जो स्टेटमेंट है वो गलत हो जा रहा है। ठीक है बेटा, पहला वाला स्टेटमेंट सही है तो आंसर हो जाएगा थर्ड, 48 का आंसर हो जाएगा थर्ड, यानी सी, असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। नाउ चलो आओ क्वेश्चन नंबर 49। सेलेक्ट द हार्मोन दैट इज नॉट सीक्रेटेड बाय प्लेसेंटा। प्लेसेंटा से क्या नहीं आता, लो फिर से बताओ। चलो SCG आ रहा है, एस्ट्रोजन आ रहा है, प्रोजेस्टेरोन आ रहा है ना। चौथा LH नहीं आ रहा, कहां से आ रहा है, एंटीरियर पिट्यूटरी से आ रहा है। यस, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द स्टेटमेंट्स व्हिच आर करेक्ट। पहला स्टेटमेंट, चलो फिर से वही बात, करेक्ट इनकरेक्ट ट्रू फॉल्स लिखो। द यूट्रस इज सिंगल पेयर एंड इज आल्सो कॉल्ड वॉर्म। बताओ सही है कि गलत है। अरे सिंगल पेयर का क्या मतलब होता है, मतलब वो वन पेयर कहना चाह रहा है। यूट्रस वन पेयर होता है क्या, सिंगल होता है ना बेटा, वन पेयर कहां होगा ना। ऑल्सो कॉल्ड वॉर्म, वो बात तो सही है, पर स्टेटमेंट हो गया गलत ना। दूसरा स्टेटमेंट है द शेप ऑफ द यूट्रस इज लाइक एन इन्वर्टेड पियर, तो पियर को उल्टा कर दो, उसको वैसा होता है यूट्रस का, ये तो बात बिल्कुल सही है। तीसरा है यूट्रस ओपन इनटू वजाइना थ्रू अ नैरो सर्फेक्स, बिल्कुल सही, ये वाला स्टेटमेंट भी सही है। चौथा है बर्थ कैनाल इज फॉर्म्ड बाय सर्वाइकल कैनाल एंड वजाइना, यस वेरी गुड, ये भी सही है। ठीक है ना, उसके बाद दिया है बर्थ कैनाल इज फॉर्म्ड बाय, एक मिनट कौन सा छूट गया, नहीं हो गया, B, C and D, ये तीन हो गए जो पढ़ ली हमने। E, पांचवा, पेरीमेट्रियम ऑफ यूट्रस वॉल इज आउटर मोस्ट एंड थिक ग्लैंडुलर लेयर। अरे भैया पेरीमेट्रियम जो है वो आउटर मोस्ट तो है पर थिक ग्लैंडुलर नहीं है। ग्लैंडुलर कौन सी होती है भैया, ग्लैंडुलर होती है एंडोमेट्रियम, तो इसलिए स्टेटमेंट हो गया गलत। पहला स्टेटमेंट गलत दिख रहा है, पांचवा स्टेटमेंट गलत दिख रहा है। ए और ई जिस ऑप्शन में लिखा है वो सब आंसर नहीं है, तो वो जहां नहीं लिखा है वो आंसर है, तो आंसर कौन सा हो गया, सेकंड ऑप्शन B, C एंड D, वेरी गुड। तो ये हमारा पेपर हो गया खत्म। पेपर ऐसा था कि तुम्हें एक भी गलती अलाउड नहीं है। अगर नीट में ये क्वेश्चन आएंगे और अगर उसमें तुमने गलत किया है तो समझ लो कि भाई फिर वो एक्सेप्टेबल बिल्कुल नहीं होगा। सारा पेपर NCERT से आता है, तो NCERT की एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, और खासकर वो जो मैंने तुम्हें पढ़ाने के बाद NCERT समझाने के बाद फिर मैंने मार्क करा दी है। ठीक है, तो जो मेरा मार्क किया हुआ है आएगा वहीं से बेटा। ठीक है, तो लेकिन हाँ घुमा फिरा के जरूर आ सकता है, तो उसको रट डालो, उसका रीडिंग करो, और ऐसे कब तक काम करोगे कि आता आता गलत करते हो। देखो मुश्किल क्वेश्चन लगा ले रहे हो तुम, लेकिन आसान क्वेश्चन ही गड़बड़ कर रहे हो। सारे टीचर तुमसे यही कह रहे हैं बेसिक करो, बेसिक करो, और तुम क्या कर रहे हो, बस बड़े बड़े क्वेश्चन के पीछे भाग रहे हो। बड़े बड़े क्वेश्चन के पीछे बहुत ज्यादा मत भागो, पहले छोटे छोटे क्वेश्चन करके देखो। पेन उठाते ही नहीं हो उसके लिए, पेन उठाओ, ठीक है बेटा, बुक उठाओ, देखो उसका, जब भी एक्सप्लेनेशन देखते हो बुक उठाओ, उसकी रीडिंग करो। तो जहां जहां से तुमने इस पेपर में क्वेश्चन गलत किए हैं NCERT में जाओ और वो टॉपिक को मार्क करो कि रिवीजन के टाइम पे तुम्हें वहां ध्यान देना है, क्योंकि नीट में भी तुम वहीं से गलत करने वाले हो। बात समझ में आ गई? चलो ओके, थैंक यू वेरी मच।